हेलो। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट आपको मैं करवाने जा रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इनको बेशक मैं आपको फिर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करके जाना। इनकी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे और कैसे एग्जाम में सोल्व करना है आपको ये बिल्कुल भी इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल प्रवृत्त करवाया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन ये है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, जो मर्जी उसमें पढ़ लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या, इसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो मेरे भाई, काफी स्टूडेंट इसमें एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं। एलसीएम आपको निकालना नहीं है इसके अंदर। क्यों टाइम वेस्ट करो? एग्जामिनर ये चाहता है कि आप टाइम वेस्ट करो। एग्जामिनर क्या कहता है वो नहीं करना अपन को। इसने कहा कि 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल आता है। तो मैंने सबसे पहले 12 देखा, और जैसे मैंने 12 देखा तो 12 के टुकड़े होते हैं 4 गुणा 3। 12 के टुकड़े क्या होते हैं? 4 गुणा 3। तो मुझे बताओ भाई, 4 का नियम आप सब जानते हो, लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उसमें 4 का भाग देते हैं। तो कुछ नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ 12 देखा, 12 के टुकड़े होते हैं 4 गुणा 3। 4 का नियम ये होता है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देते हैं और इनका भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए? 2। देखो, यहाँ 4 का भाग देंगे तो 4, 8, 32, शेषफल 0 आया। यह 4 का भाग दें 4, 5, शेषफल 2 आया। या 4 का भाग दें 4, 3, 12, शेषफल 0 आया। और यह 4 का भाग दें 4, 1, 4, तो शेषफल क्या है? 0। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ कितना है? 2। और हमें 2 ही चाहिए शेषफल। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। कोई एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो। क्वेश्चन क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, बस क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूं तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस के हिसाब से करा रहा हूं भाई। देखो यार, दूसरा क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 2426 है, उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धनात्मक संख्याओं के वर्ग, दो धनात्मक संख्या मान लीजिए, मैंने एक्स और क्या ले ली? मैंने वाई। इनके वर्गों का योग मेरे भाई दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस में क्या दे रखा है? वाई स्क्वायर। इनका मान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? 2426। बिल्कुल सर। अब इसने कह रखा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 2426 है, उनमें से एक संख्या का वर्गमूल, एक संख्या कोई सी भी ले लो, हमने ली एक्स, इसका वर्गमूल जो है वो कितना दे रखा है? 7। अब मेरे भाई एक बात बताओ, एक्स है, इसका रूट हटाएंगे तो वर्ग करना पड़ेगा, इसका वर्ग करेंगे तो एक्स रह जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का मान, फिर दोबारा वर्ग करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 49 का वर्ग आप पता है 2401 आता है। कितना आता है? 2401। अब आप कहो सर 2401 कैसा आया? तो भाई ये भी मैं बता देता हूँ कैसा आया। देखो, कभी भी आपको जैसे 49 है, इसका वर्क करना मेरे भाई, तो करने की ट्रिक्स क्या होती है? ये संख्या 50 से कितना कम है, जिसका बेस 25 होता है। अब मुझे देखिए 50 से कितना कम है? आप सर एक कम होता है, तो 25 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा? 24, और एक कवर करेंगे 0 एक आएगा। ये इसकी ट्रिक्स होती है, ठीक है भाई, आपने पढ़ी होगी। तो मुझे तो एक्स स्क्वायर का जो मान है, इसका मान बोलो कितना है? 2401 आया। हाँ सर बिल्कुल 2401 आया। 2401 बराबर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 2426 आया। अभी इधर को 2401 इधर जाएगा, किसको जाएगा? माइनस का। 2401 इसमें से घटा देंगे तो मेरे भाई देखो, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 25 बच गया। वाई स्क्वायर का मान जो है वो 25 है, तो वाई का मान कितना आएगा? 5। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए आएगा। इसका मतलब दूसरी संख्या बोलो क्या आएगी? 5 आएगी। क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। इसने कहा एन संख्याओं को 36 यदि 75% संख्याओं में प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया औसत पूछा है। मेरे भाई पता नहीं क्यों आप इस क्वेश्चनों को हवा में ले जाते हो, बहुत ज्यादा बड़ा समझते हो। बड़ा कुछ नहीं है मेरे भाई। देखो, सबसे पहले इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है ऐसे सवालों में। 75% संख्या, जब 75% संख्या यहाँ ले ली तो शेष कितनी बची? आप सब 25% बच गई। तो मेरे भाई काटने पर इसका रेशियो बन गया 3:1। बिल्कुल सही है। अब इसने कहा 75%, इनमें तो 5% की वृद्धि, इसमें तो 5 की वृद्धि कर दी, और जो शेष बची उनमें 8 की कमी कर दी। शेष में 8 की क्या कर दी? कमी। तो मेरे भाई 8 की कमी कर दी आपने। करना क्या है? बस 75% संख्या यहाँ है तो 25% यहाँ होगी, काटने पर रेशियो 3:1 आया। 75% वाली में 5 की वृद्धि करी, 25% वाली में 8 की कमी कर दी, तो टोटल अब एवरेज निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? इसको गुणा करें, 5×3 = 15 और 8×1 = 8, तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ मुझे बताओ, और टोटल संख्या कितनी है? 3 और 1 4 का भाग दे देंगे। तो मेरे भाई 15 में 60 गए तो क्या बचेगा? 7। 7 में 4 का भाग दे देंगे, ये आएगा 1.75। 7×5 आ जाएगा, बिल्कुल सर, भाग दे लेंगे। 4×1 = 4 बच गया 3, 4×7 = 4 में भाग दे लोगे आप। 1.75, यहाँ प्लस का माइनस का, प्लस का इसका मतलब औसत बढ़ गया। तो पहले औसत कितना था? 36। 36 में 1.75 जोड़ दें, 37.75। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी आएगा। तो इस तरह से सवालों को करना था, कुछ भी नहीं करना, मैं आपको ये समझाऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे की जाती है।
देखो ये क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। मेरे भाई देखो, एक तो इसकी ट्रिक्स होती है, सवाल ऐसा सवाल कभी भी एग्जाम में आए तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, ऐसा सवाल कभी भी आपके पास आया तो डबल करना। जो भी संख्या है उसका डबल, 10 का डबल क्या होता है 20, प्लस करना और वर्ग करके 10 का वर्ग कितना, 100, 100 का में 100 का भाग देना है, वर्ग करके 100 का भाग देना है, 100 100 कट जाएगा, एक तो बोलो कितना परसेंट आएगा, 21%। सर हमारी ये बात समझ नहीं है, क्या करना है, कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आपको सबसे पहले संख्या का डबल करना है। तो 10% का डबल बोलो कितना आएगा, 20%। बिल्कुल सर। फिर इसका वर्क करना है, 10 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 100, 100 में 100 का भाग देंगे तो कितने बढ़ जाएगा, एक बार, तो 20 और एक कितना आएगा, 21% की वृद्धि हो जाएगी। अगर मान लो सर 10% की जगह कोई और संख्या होती, मान लो 10% की जगह 7% होता तो क्या करते सर, सबसे पहले इसका डबल, 7 का डबल कितना आएगा, 14। सही है। और 7 का वर्ग कितना होता है, 49, 100 का भाग देंगे तो 2 के पहले पॉइंट लगा दो, तो बोलो 14 पॉइंट कितना आएगा, 49%। क्लियर सर को। मान लो 10% की जगह आपके पास यहाँ पे 15% होती तो क्या करते हैं सर, बिल्कुल 15 का डबल क्या होता है, 30 होता है, और 30 में और इसका वर्ग कितना होता है, 225, और 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे तो 32.25% आ जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट जैसे अलग अलग आ जाए तो फिर आपको ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, ए प्लस बी, ए बी बटा में कितना 100, इसको काम में ले सकते हो। ये वृद्धि है तो ए का मान 10, बी का मान भी 10 है, प्लस आ गया 10 गुणा 10 बटा में कितना है 100। मेरे भाई यहाँ काटेंगे तो एक आएगा 10 और 10 20 और एक 21% आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जो आपकी मर्जी है वैसे कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी की कीमत में प्रति किलोग्राम 25% कमी होने के कारण राधा 1200 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकते हैं, तो चीनी का घटा भाव क्या होगा। इसको करने के बहुत सारे मेथड होते हैं दोस्त, बहुत सारे तरीके होते हैं। एक फॉर्मूला होता है, ए गुणा एक्स बटा 100 गुणा एन, ये भी होता है इसको। और एक मेथड बताता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला जो होते हैं फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज मान लो कुछ ऊट पटांग आता है तो फिर फेल हो जाते हो, फेल के ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आप क्या बताओ, 25% कमी, आप सब बिल्कुल। अब मेरे भाई 25% कमी का फ्रैक्शन एक बटा चार होगा, या चिन्ह किसका आएगा, माइनस। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। इसका मतलब 4 से कितना हो गया, 3। वैसे ये जो है रुपए का है, ये रेशियो किसका है, रुपए का। और रुपए किसका उल्टा होता है, अमाउंट का, तो यानी कि 3 अनुपात कितना है, 4 आया। तो हमारे पास जो रेशियो आया मेरे भाई, वो 3 अनुपात कितना आ गया, 4 आ गया। बिल्कुल सर। अब बोलो इनमें अंतर कितने का, सब एक का, और एक की वैल्यू हमको दे रखी है कितने केजी, 10 केजी। जब भाई एक की वैल्यू 10 केजी दे रखी है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 30, और 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 40। अब मुझे बताओ टोटल रुपए कितने हैं, 1200, तो यहाँ 1200 लिख दो और यहाँ पे कितना लिख दो, 1200। 3 से काटेंगे कितना आएगा, 40, और जीरो से जीरो, 4 3 12, तो ये कितना है, 30। तो पहले जो चीनी आ रही थी 40 की आ रही थी, वर्तमान जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 30। इसने पूछी चीनी की मूल कीमत, तो मूल कीमत कितनी आएगी, 40 आएगी। कैसे किया, मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार आपको। 25% की कमी मेरे भाई, तो 25% की कमी है तो इसका मतलब 25% का फ्रैक्शन एक बटा कितना होगा, 4, माइनस, यानी 4 से कितनी हो गई, 3 हो गई। ये रुपए है, रुपए जस्ट उल्टा होता है किसका, अमाउंट का। अमाउंट जो बोलो कितना आएगा, 3 रेशो कितना आएगा, 4 पलट दिया। इनमें डिफरेंस कितने का, एक का, एक की मात्रा कितनी है, 10 केजी। तो एक का मान 10 है तो बोलो 10 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 30, और 10 गुणा 4 करेंगे तो 40। बस रुपए ऊपर लिख दो, रुपए कितने बताओ, 1200, और यहाँ पे कितना है, 1200, यहाँ काटेंगे 40, यानी मूल कीमत 40 थी, वर्तमान पूछे तो कितनी है, 30 है भाई। क्लियर सभी को, ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे भाई अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ, यदि सभी मत वैध मत है और यदि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले तो कुल कितने मत डाले गए। भाई साहब देखो, सीधी सी बात है, एक तो वह है जो जीता है और एक वह है जो हारा है, यानी फर्स्ट और सेकंड। मान लीजिए विनर है, और ये है टोटल, क्या है, टोटल। देखो फर्स्ट जो हारा उसको 3 मिले, जीता जिसको 10 मिले, और टोटल कितने हैं भाई, 13। ये तो कहा है हारने वाले को, यानी लॉस जो उसका हुआ है, लॉस, उसको 3 मिला है, जीतने वाले को 10 मिले, तो टोटल कितने होंगे, 13 होंगे। जीतने वाले विजेता प्रत्याशी के वोट हमको दे रखे हैं, इसके वैल्यू हमको दे रखी है 1,56,200, और इसकी टोटल वोट पूछे, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। देखो यहाँ 0 0 काट के वज्रगुणा कर सकते हैं, या एक्स बराबर क्या करते हैं, वज्रगुणा करके बची संख्या का भाग देते हैं। कई बार क्या होती है, संख्या इससे नहीं कटती, इससे कटती है, तो ये तरीका ध्यान रखना। वज्रगुणा करेंगे 1,56,200 गुणा में कितना हो जाएगा, 13, और बटा में 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, 0 13 दूनी 26, कितना आएगा, 6, और मेरे भाई 13 दूनी 26 हो गया, 6 आ गया, 13 6 78, 78 में 2 जोड़ेंगे 80, हासिल 8, 13 पंजे 65, 65 8 कितने होंगे, 73, हासिल 7, 13 कम 13, 13 7 20 हुआ, 20 30 60, 20 30 60, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा।
तो मेरे प्यारे भाई इसको पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही शानदार है, देखना प्रैक्टिस सेट को। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ने 9,000 रुपए की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। ठीक है, उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज के दर से 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ बताओ। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसने कुछ नहीं किया, क्या किया, ए ने जो पैसा लिया ना मेरे भाई, ये ए ने जो पैसा लिया वो लिया 5% से। कितना परसेंट से? 5% से। और लिया कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। अब इसने पैसे उधार लिए भाई, और इसने डायरेक्ट भाई साहब किसको दे दिया? बी को दे दिया। किसको दे दिया? बी को। बी से कही भाई मैंने 5% 3 वर्ष के लिए, उसने मन में रख लिया 5% 3 वर्ष के लिए। उसने बी को उधार दे दिया कितना परसेंट से? 7% से। और कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। अब देखो ऐसे होता है आजकल जमाने में, 2 रुपए सैकड़े में लेकर 3 रुपए सैकड़े में दे देते दुनिया। तो ये वो खेल है, ध्यान रखना, जो सवाल के माध्यम से समझाना चाह रहा है। इन्हें उधार लिया किसी से पैसा 5% से, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए भाई। और इसने इसको ट्रांसफर कर दिया भाई, तू रख ले 7% इधर से 3 वर्ष के लिए। तो भाई इसका तो ब्याज 15% होगा और इसका ब्याज 21% होगा, 7 से 21%। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आप बताओ। इसको 6% ब्याज ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा? इसको सर बिल्कुल मिलेगा इसको। तो इसका 6% पैसा बच गया। 9,000 का 6% आप निकालोगे तो 9,000 गुणा 6 बटा में कितना? 100। 2 0 से 2 0, 9 6 54, 540। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी आएगा। इतना क्वेश्चन हमें करना था भाई। तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ बताओ। तो कितना लाभ प्राप्त होगा? 540 का। क्यों ज्यादा? क्योंकि इसको ज्यादा ब्याज 2% ज्यादा हम दे रहा है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली, ध्यान रखना कैसी है? अर्धवार्षिक। बहुत बढ़िया। रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर इतना हो जाती है। ठीक है सर, बिल्कुल। उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। एक बात ध्यान रखना, क्या समझा रहा हूं मैं आपको, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब इसने अर्धवार्षिक की बात की ना मेरे भाई, किसकी बात की? अर्धवार्षिक की बात की ना मेरे भाई, तो समझ जाना अर्धवार्षिक में दर आधी हो जाती है और समय डबल हो जाता है। तो दर 8% और 1 वर्ष की बात कर रहा है, तो 1 वर्ष की जगह समय 2 वर्ष हो जाएगा, और दर 8 की जगह कितनी हो जाएगी? 4%। और यह समय 2 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसने किसकी बात करी? अर्धवार्षिक में। और मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, जब आपने पैसा उधार दिया तो पहले साल 4 होगा, और अगले साल भी, अगले साल देखो, पहले साल का ब्याज 4%, तो अगले साल का ब्याज 4% मिलेगा। लेकिन अगला जो मिलेगा ब्याज का ब्याज, वो वर्ग मिलेगा। 4 का वर्ग कितना आएगा? 16। और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 100 का भाग देके। तो इसका मतलब मेरे भाई, इसका ब्याज जो हुआ 8.16% मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा साहब, ये बात हमें समझ आ गई। देखो दोबारा समझ लीजिए, कभी भी मैंने आपसे एक बात कही है, जैसे मान लीजिए 4% है, मैंने अभी बताया था एक तरीका आपको व्रत में। अब आपसे तो इसका 2 वर्ष का सीआई पूछे, 2 वर्ष का क्या पूछे? सीआई। तो इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका है, डबल करो। 4 का डबल क्या होगा? 8। और फिर कुछ नहीं करना, इसका वर्ग करो। 4 का वर्ग कितना होगा? 16। 2 अंकों के पहले पॉइंट लगा दो, तो 8.16% आएगा इसका सीआई 2 वर्ष का। अब जैसे मान लो यार 6% होती, तो आप क्या सर, 6 का डबल क्या होता है? 12। और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। और 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे तो 12.36 आएगी। ये आपने पढ़ी होगी, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान रखना। दर 4% है, समय 2 वर्ष है, तो सीआई कितना बनेगा? तो आप सर सीआई बनेगा 2 वर्ष का सीआई 4 दूनी 8 और 4 का वर्ग 16, यानी 8.16% बनेगा। हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब इसने कहा 1 वर्ष की समाप्ति पर 20,228 रुपए जाती है। 20,228 क्या चीज है? प्रिंसिपल है, अमाउंट है, या फिर आपका सीआई है? तो आप सर ये प्रिंसिपल भी नहीं है, सीआई भी नहीं है, ये अमाउंट है। तो अमाउंट है, तो मेरे भाई यहाँ पे मुझे बताइए, ये जो ब्याज मिलता है वो 100% में मिलता है। तो 100% में यदि हम 8.16 जोड़ देंगे तो 108.16% जो है वो मुझे बताओ अमाउंट है कि नहीं है? सर बिल्कुल बात सही है। ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा सीआई और ये हमारा अमाउंट है। क्लियर है? और हमारा अमाउंट कितना दे रखा है? इसने दे रखा है 20,280 रुपए। और इसमें इसका अमाउंट कितना है? 108.16%। ये हमारे पास 1% की वैल्यू होगी। और इसने पूछा क्या है? उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली उसी ब्याज पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा? तो मेरे भाई बताओ, उसी दर पर, इसने कहा उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली उसी ब्याज दर पर
ब्याज दर कितनी थी 8%, और अब ये वार्षिक लगा रहा है 2 वर्षों के लिए। अब मुझे बताओ दर 8% है मेरे भाई और समय 2 वर्ष है, तो मेरे भाई सीआई की रेट क्या निकलेगी? सर आपने बताया था इसका डबल, 8 का डबल क्या होगा 16, बिल्कुल 8 का और कितना होगा 64, और इसमें 2 अंकों के पहले पॉइंट, तो यानी 16.64% आएगा, बिल्कुल आएगा नहीं आएगा? तो मुझे 4% है तो उसका 2 वर्ष का सीआई कितना बनेगा 8.16%, और 8% है तो उसका 2 वर्ष का सीआई कितना बनेगा 16.64%। तो इसने 16.64% की वैल्यू पूछी है भाई, और कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। इतना एक लाइन का सवाल है बस ये। अब करना क्या है मेरे भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना, एक लाइन का सवाल था बस, ये तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया आपको, नहीं तो एक लाइन का सवाल है। देखो पॉइंट से पॉइंट कट के कोई दिक्कत नहीं है, और इसको काट सकते हैं अपन 8 से, 8 से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो 8 से काटा, 8 दूनी 16 और 8 8 64 हुआ, ठीक है भाई। 8 एकम 8, 2 बज गया, 8 तिया 24, देखो 8 एकम 8, 2 बज गया, 8 तिया 24, 4 बज गया, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, ठीक है सर। अब ये 8 से कट जाएगा क्या, 8 दूनी 16, 6 8 से 48 हो गया, और ये देखो 8 एकम 8 हुआ, बचा कितना भाई 5, 55 हो गया, 8 से 48 और 8 9 72, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 हो गया, बच गया 4, 8 से 48, ठीक है सर। अब देखो 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 13 69 होता है। अब ये संख्या 13 से डेफिनेट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, पॉइंटों में आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा तो कट जाएगी। 13 कम 13 होता है, बच गया कितना भाई 7 72, 13 पंजे 65, बच गया कितना 7, 13 6 78 हो गया। 1560 का डबल देख लो कितना होता है 3120, कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, ऑप्शन बी। इतना सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं करना था भाई इसमें, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। आपसे पूछे बताओ 7% की दर से 2 वर्ष का सीआई की रेट क्या बनेगी, 7 दूनी 14, 7 करोड़ 14.49% बनेगी, ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, नहीं तो आप वीडियो देख सकते हो, मैंने डाल रखी यूट्यूब पर। देखो यहाँ 3 वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 रुपए के मूल्य में खरीदा, उसमें से एक को, अब देखो इसमें अभी समझा दूंगा, उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेच दिया, यदि अन्य 2 वस्तु को उसके मूल्य पर बेचा गया जिसमें पूरे सौदे में उसी बेचा गया, यानी कि 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया, उस मूल्य मतलब जितने में खरीदा उस पर बेच दिया इसने, ठीक है, तो उस पूरे सौदे में 20% का लाभ प्राप्त हुआ, तो बताओ वस्तु पर होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है? तो मेरे भाई सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था इसमें, क्या करना था इसमें, इनका कोई महत्व नहीं है सवाल के अंदर, आपने पढ़ा होगा क्या कहा, उनमें से एक को, एक वस्तु जो है उसको उसने 12.5% की हानि से बेचा, इसका नाम माइनस का बेचा, यही सवाल है। एक को 12.5% की हानि पर बेचा, हानि है तो मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है भाई, हाँ। अभी अन्य 2 वस्तु, अब बची 2 वस्तु है, बिल्कुल सर 2 वस्तु जो बची है उसको उसने उस मूल्य पर बेच दिया, जिसपे खरीदा उसे पर बेच दिया, इसका मतलब 0% की बात कर रहा है, बिल्कुल सर, ये बात भी हमें समझ आ गई। अब मेरे भाई बताओ टोटल कितनी होगी, बताओ 3, और 3 पे ये कह रहा है टोटल उसे, जिससे पूरे सौदे में 20% का लाभ हुआ, टोटल इसे 20% का लाभ हुआ भाई, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। मेरे भाई 20 दिया कितना होगा 60, 60%, 60 लिख लो, ये प्लस का 60, और यहाँ पे बोलो 0 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, और मेरे भाई इसको गुणा करें तो माइनस का 12। अब यहाँ पे अगर माइनस नहीं होता तो 60 में से 12.5 घटता, क्योंकि ये घटाते हैं, तो यहाँ देखो 60 में 12.5 घटता, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे भाई 60 में 12.5 जुड़ जाएगा तो 72.5 आएगा, बिल्कुल सर, यहाँ पे 72.5, इसकी वैल्यू 72.5 है, बोलो कितनी आई 72.5। अगर ये माइनस नहीं होता ना तो 60 में 12.5 घटा के लिखता, लेकिन घटाने पर क्या था, ये इन दोनों के बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 72 पॉइंट कितना 5, और ये कितनी वस्तु का है 2 वस्तु का, और 2 का भाग इसमें देंगे तो 1 वस्तु का आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 6 की 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, जो भी 36 पॉइंट कितना आएगा 25%, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बहुत सीधे हैं, आपको अगर तरीके आपको पता है ना तो क्वेश्चन बहुत सीधे हैं भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बी की तुलना में ए को 5 गुना कार्य कुशल है, और ए इसलिए ए को एक कार्य करने में 20 से 52 दिन कम लेता है, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो भाई बिल्कुल सीधा सवाल दिया इसने, ये ए है और ये कौन है बी, एफिशिएंसी की बात करिए, क्षमता की, क्या किया बी की तुलना में ए 5 गुना कुशल है, बी एक काम करता है तो ए कितना करेगा 5 कुशल, और एफिशिएंसी किसका उल्टा होता है टाइम का, तो टाइम को उल्टा करेंगे तो 1 कितना आएगा 5 आएगा, और मुझे तो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का आ रहा है, और 4 की वैल्यू दे रखी है मेरे भाई, कितने दिन दे रखी है इसने 52 दिन दे रखी है, तो ये 52 लिख दिया। अब जब 4 की वैल्यू 52 है तो 4 एकम 4 होगा, और 4 एकम 4 3 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 13 आ गई, तो मुझे मेरे भाई एक बात था, 1 का मान कितना आ गया 13,
तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 13 लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही है। तो एक जो काम है वो कितना करता है, 13 दिन में करता है एक काम। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 को 13 से गुणा करेंगे तो आपको पता लगे होगा टोटल वर्क आ जाएगा 13 गुणा 5 बराबर 65। यानी टोटल वर्क कितना है 65 है, और इस 65 को दो कौन करना चाहता है ये देख लो, दोनों एक साथ करना चाहते हैं। तो 5 और 1 कितना आएगा 6 का भाग दे देंगे, 6 दाई का 60 होता है और बचा 5, 5/6, तो इसका आंसर आएगा 10 सही 5/6। ऑप्शन में नहीं है तो 10 सही 5 बटा क्या आएगा 6। क्योंकि टाइप करने में थोड़ी मुझे दिक्कत आती है, 10 सही 5/6 तो इसलिए बटा में नहीं, इसलिए ऑप्शन नहीं लिखे। क्लियर है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो उसे वही दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता। मेरे भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे। एक रेलगाड़ी है जैसे 400 किलोमीटर चलना है, कितना किलोमीटर चलना है 400, और 400 किलोमीटर चल रहा है तो उसकी चाल नहीं दे रहा कि, तो हमने स्पीड मान ली s। क्या मान ली s। अब वो कह रहा है यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर अधिक होती, यानी दूरी यही है सेम की सेम, और वो कह रहा है चाल अगर 10 अधिक होती यानी s प्लस कितनी होती 10 होती। बिल्कुल सही है। पहली दूरी कितनी थी 400 और उसकी स्पीड कितनी है पता नहीं, तो हमने क्या मान ली s मान ली। अब वो कह रहा है स्पीड यदि 10 किलोमीटर अधिक होती तो s तो होती होती और 10 और जोड़ दो। जैसे मतलब पहले 50 थी तो अब 60 हो जाएगी, और पहले 10 थी तो अब 20 हो जाएगी, पहले 100 थी तब 110 हो जाएगी, 10 बढ़ गई। और दूरी तो उसको मुझे पता जब स्पीड बढ़ गया समय कम लगेगा, तो कितने घंटे लग रहा है 2 घंटे कम लग रहा है। तो ऐसे सवालों में मेरे भाई कभी भी समीकरण बना के सॉल्व मत करना, ध्यान रखना। प्रैक्टिस का मतलब ये कि सवाल सॉल्यूशन कैसे करना है। तो ऐसे सवाल में ऑप्शन में जाना, एस का मान 25 लो आप, 25 जैसे लेंगे तो यहाँ 25 लिया, और 25 और 10 कितने हो तो 35, तो देखो 35 का भाग 400 में नहीं जाएगा, तो ऑप्शन क्या है गलत है। वैसे ही देख लेंगे 30 लिया, अब जैसे 30 यहाँ पे लिया तो 30 का भाग देखो 400 में नहीं जाएगा, तो फिर कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो ये भी गलत हो गया। फिर 35 लिया, जब 35 भाग ले तो ये 35 से तो कटेगा नहीं, ये भी गलत होगा। अब ये 40 लेके देख लो, तो एस का मान क्या लिख लो 40 लिख लो, तो मैंने 40 लिखा मेरे भाई, और यह 40 और 10 कितना 50 लिखो। अब काट के देख लो, 0 से 0 कट गया, 4 दाई 40 10 आ गया, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 8 आ गया। बोलो अंतर 2 घंटे का है कि नहीं है सर, बिल्कुल 2 घंटे का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन आएगा। अब कोई स्टूडेंट इसमें समीकरण बनाने लग जाएगा तो फिर क्या की प्रैक्टिस भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। तो आपने मेरे भाई जब पढ़ा होगा समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज की खासियत होती है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो होते हैं मेरे भाई वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर समकोण पर काटते हैं। किस पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। और ये पहला विकर्ण है, इसको अपन D1 से लिखते हैं, और दूसरा विकर्ण है इसको D2 से लिखते हैं, और इसमें दोनों में गुणा करके 2 का भाग देते हो, इसका क्या आता है क्षेत्रफल आता है। ये आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब करना क्या मेरे भाई, एक भुजा दे रखी है 10, यानी ये भुजा 10 दे रखी है, और छोटा विकर्ण 12 दे रखा है। कोई सा भी ले सकते हो, चाहे छोटा विकर्ण 12, ये 12 है, तो मुझे बता मान लीजिए 6, तो ये भी कितना आएगा 6। तो सम चतुर्भुज में दोनों विकर्ण 2 समान भागों में बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक 12 है तो आधा आधा हो जाएगा 6 6। अब ये 10 और ये 6, तो मेरे भाई ये कितना आएगा 8 आएगा। ट्रिपलेट लग गया सर, 8 कैसा है, 10 का वर्ग कितना होगा 100, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 100 में 36 कटाएंगे 64, और 64 का रूट कितना आएगा 8, इस तरह से आता है। ये 8 है तो मेरे भाई ये भी कितना होगा 8 होगा। अब मुझे बताओ पहला विकर्ण की बात करें तो 6 से कितना आया 12 आया, और दूसरा विकर्ण की बात करें तो 8 8 कितना आया 16 आया, और 2 का भाग दे देंगे भाई, 2 से काटेंगे 8 बार, 12 8 96। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। बस इतना क्वेश्चन करना था, मजेदार चीज है अगर आपने प्रैक्टिस ढंग से की है तो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है, ठीक कोई बात नहीं। तो देखो एक तो बात कर रहा है आयत की, एक बात कर रहा है वृत्त की। जो आयत की लंबाई यानी ये लंबाई है वो इसकी त्रिज्या का 2/5, कोई बात है। वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी इसकी जो रेडियस है ना वो ऐसा वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 49 है। यानी इसका क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 49 है। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है भुजा का क्या होता है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है किसका 70 का, 70 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब भुजा जो आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी 70 आएगी, तो इसकी भुजा 70 आ गई। बस ठीक है, 49 है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो वो आयत की चौड़ाई हमको 20 मीटर दे रखी है, 20 मीटर है, तो क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई होता है। चौड़ाई तो हमारे पास है 20, लेकिन लंबाई हमारे पास नहीं है, वो हम इससे निकाल लेंगे।
तो मेरे भाई बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना मेरे प्यार भाई, आपको सब वर्ग का क्षेत्रफल कितना 4900, तो भुजा कितनी आएगी 70। क्यों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो किसका वर्ग है, 70 का वर्ग है। तो भुजा 70 आ गई। अब जब भुजा 70 आ गई तो वृत्त की त्रिज्या इसने सामने लिख रखा है, वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है। तो वर्ग की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब इसकी भुजा 70 है मेरे भाई, तो इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या जो है वो भी कितनी आएगी, 70 आएगी। बिल्कुल आएगी। हाँ सर बिल्कुल आएगी। और जब 70 है तो इसकी जो लंबाई है ना भाई, वो लंबाई है उसने दे रखा है आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 70, इसका 2/5 निकाल लो मेरे भाई। तो 5 से काटेंगे कितने में कटेगा, 14 पंजे 70 होता है, 14 दूनी 28 होता है। तो बोलो इसकी लंबाई कितनी आएगी, 28। तो लंबाई तो 28 है भाई, और चौड़ाई 20 है, 28 दूनी 56, 560 इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। इतना सा क्वेश्चन करना था बस। क्वेश्चन नंबर 14, एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने से में छूटे हुए बंदी छूटे नहीं, खूटा है भैया ना, थोड़ा सही कर लेना इसको, खूटे से बंधी हुई है, टाइप में गलती हो गई। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है और मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है। और यह पाई बराबर जो लेना है 22/7 का प्रयोग करना है। ये तो सीधा सा क्वेश्चन हो गया। इसने कहा रखा है वर्गाकार घास का मैदान, एक वर्गाकार ऐसे घास का मैदान है, एक गाय या खूंटे से बंधी हुई है और इसकी रस्सी की लंबाई जैसे कांटे से बांधती है, तो रस्सी की लंबाई जैसे करते हैं तो ये गाय ऐसे चर सकती है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे चल सकती है। अब यहाँ पे ये गाय चढ़ते रहेगी, बिल्कुल हाँ या ना। तो मुझे तो 14 मीटर तो इसकी त्रिज्या रहेगी। अब ये बताओ ये वर्ग का चौथा भाग है कि नहीं, ये बताइए। ये व्रत का चौथा भाग है कि नहीं, जैसे इसको मिला देंगे तो व्रत का चतुर्थांश भाग है कि नहीं, बताइए। वैसे भी निकालता हूँ, जिस व्रत की त्रिज्या जो है, त्रिज्या 14 होती है, जिस व्रत की त्रिज्या 14 होती है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 616। और ये व्रत का चौथा भाग होता है तो 4 का भाग दे देंगे। तो 4 एकम 4 हो गया, 2 बजे 4 पंजे 20, 4 16, 154 इसका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। और चाहे आप इस तरह से नहीं पता किसी को तो ऐसे कर सकता है, व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर पूरे व्रत, लेकिन व्रत का चौथा भाग है तो ये 4 का भाग दे देंगे। पाई का मान लिखा 22/7, अगर किसी को याद नहीं है तो। त्रिज्या बोलो कितनी है, 14 गुना में 14 कर दिया और बटा में क्या लिख दिया, 4। 7 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 7 बार, 22 गुना 7 करेंगे तो 154। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो 24.5 सेंटीमीटर, 116.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। देखो ये थोड़ा सा गलती है, ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में, ये भी मीटर में और ये सेंटीमीटर भाई, है ना, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखें, तो विमाओं वाले लोहे के एक घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, पाई बराबर 22/7। देखो एक बात ध्यान रखना मेरी, कोई सी भी आकृति लेकर दूसरी आकृति बनाई, यानी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, दोनों की आयतन समान होगा। मान लो मैंने 5 किलो की कुर्सी को 5 किलो कुर्सी है लोहे की और उसको पिघलाकर मैंने 5 किलो की दूसरी कुर्सी बना दी, तो दोनों की धातु तो बराबर है कि नहीं सर, आप बिल्कुल बराबर है। तो कभी भी एक ध्यान रखना, एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाए तो समझ जाना दोनों का आयतन आपस में क्या है, बराबर। तो इसने कहा है एक घनाभ है ये वाला। अब ये घनाभ है तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं मेरे भाई। तो 24.5 सेंटीमीटर, 16.5, चलो ये 24.5 सेंटीमीटर तो कोई बात नहीं, हम तो यही मान लेते जो भी है इसने दे रखा है, जो क्या पता यही हो। 24.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर में वाले। तो मुझे मतलब घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक तो है घनाभ, लिख देता थोड़ा, और एक है गोला। तो मेरे भाई घनाभ का आयतन तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और गोले का आयतन होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब देखो इसका तो दे रखा है 24 पॉइंट कितना दे रखा है भाई, 24.5 गुणा 16.5, इसको ऐसे लिख लूँ मैं डायरेक्ट, 245/10 लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा के इसको लिख सकता हूँ 165/10, ठीक है सर। और यहाँ पे है 12, ठीक है सर बिल्कुल। और इसके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/3, पाई का मान क्या लोगे, 22/7 की बोलिए, और यहाँ पे लिखोगे आर क्यूब। इसका मान आराम से निकाल सकते हो आप, त्रिज्या ही पूछिए। अब बस काटने का काम है, देखो 5 से काटेंगे 2 बार, 5 × 20, 5 × 9 45, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, ठीक है भाई। अब काट लो, 4 से कटेगा भाई 3 बार, ठीक है जी।
देखो 11 से काटेंगे 2 बार और 11 से काटेंगे 3 बार। अब कुछ नहीं कट रहा तो देखो ये 2 इधर है तो इसके नीचे आ जाएगा, तो नीचे तो आएगा देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है भाई, बराबर मुझे तो आर क्यूब चाहिए और 3 गुणा 7 इधर भेज देंगे, तो देखो पहले से यहाँ पे 3 गुणा 3 और एक इधर से आ जाएगा या 3 आ गया। अब 49 को लिख सकते हैं 7 गुणा 7 और एक 7 इधर से आ जाएगा, ये आ गया मान इसका। तो मुझे बताओ घनमूल लेते हैं, तो घनमूल जब लेते हैं तो मुझे बताओ ये इसमें से 3 में से 3 गुणा 3 है तो इसमें 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से बोलो क्या बाहर आ जाएगा 7 और इसमें से क्या बाहर आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा किसका मान, आर का मान। 7 × 21 का आधा होता है 10.5, कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। ये पहला प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फास्ट आप कर सकते हो तो मैंने समझाया, बाकी आप बहुत जल्दी कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर पहला। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से कभी आ जाए, मैं इसको सही लिख देता हूँ, आपको दिक्कत आ रही हो। पहला है 11/12, दूसरा है 13/14, तीसरा है 12/13, अगला है 15/16 और अगला है भाई 19/20। तो मेरे प्यारे भाई एक बात ध्यान रखना, जब भी अंश और हर में अंतर सेम होता है, अंश और हर में अंतर सेम होता है यानी समान होता है, तो कोई 11-12 में अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का और यहाँ भी अंतर 1 का। जब भी अंतर समान होता है तो अंश में जो छोटी संख्या है वो सबसे स्मॉलर होगी और जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे लार्ज होगी, ध्यान रखना। तो सबसे छोटी संख्या आपसे पूछे तो 11/12 है और सबसे बड़ी पूछे तो 19/20 है। तो ध्यान रखना कब लगता है, जब अंश और हर में अंतर समान होता है, तो अंश की संख्या जितनी छोटी होगी उतनी भिन्न छोटी होगी और अंश की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी क्या भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसने पूछा सबसे छोटा पूछा है भाई, तो सबसे छोटा आंसर आएगा 11/12। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। देखते आंसर, मारते क्लिक, स्वाहा हो जाता अगर आपको नॉलेज होती। देखो अगला क्वेश्चन, छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10, 11 से विभाजित करने पर शेषफल 11, 9, 10 प्राप्त होते हैं। तो मेरे भाई देखो सीधी सी बात है, छोटी से छोटी का मतलब होता है एलसीएम। बोलो छोटी छोटी मतलब क्या होता है, एलसीएम। अब एलसीएम लेने कोई नहीं कहते, देखो 12 का और 10 का ऐसे लेने मतलब बैठना, आप कहीं ऐसे बैठो 12, 10 और 11 ऐसे एलसीएम लो फिर ऐसे भाग दो, ऐसे करने वाले के पास नहीं होती है, थोड़ा लॉजिक लगाइए। देखो सबसे पहले तो आप देखो ये 12 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है, बिल्कुल सर 60 आता है। और ये अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या को गुणा करना पड़ता है, 100% है। तो मुझे बताओ मैंने कैसे लिया एलसीएम, 12 और 10 का एलसीएम 60 होता है और 60 को किससे गुणा करूंगा, 11 से, तो 660 आ जाएगा भाई एलसीएम। तो इसका एलसीएम बोलो कितना है, 660। अब एलसीएम लेने की कला होती है, ऐसे नहीं है कि आप हमेशा ऐसे भाग दो ऐसे भाग दो तो एग्जाम पास नहीं कर सकते भाई मेरे भाई, थोड़ा कला समझिए। तो क्या किया मैंने, 12 और 10 का एलसीएम लिया 60 आया और 60 को किससे गुणा करते, 11 से। गुणा क्यों किया, क्योंकि अभाज्य संख्या गुणा होती है, समझ आ गया आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ 660 है। अब ये कह रहा है देखो यहाँ पे 12 और 11 में अंतर 1 का, फिर 10 और 9 में अंतर 1 का, फिर 11 और 10 में अंतर 1 का, अंतर 1 का है तो सवाल में -1 कर दो, बस ये आपका अंतर है 600, 659 659। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन, खत्म बात, बस ये सवाल था एक लाइन का बस। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे स्टूडेंट इसको ऐसे भी करते हैं 100 + -x × 100, इस फॉर्मूले रख के भी करते हैं इसको, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई इससे मतलब फॉर्मूलों को कम पकड़ो जितना भी हो सके। इसने क्या कहा 35% अधिक, तो 35% अधिक है तो सबसे पहले इसको सोल्व करो। 35% का फ्रैक्शन करेंगे 35/100 यानी 7/20 आएगा। 7/20 का मतलब क्या समझे, 20 से कोई राशि कितनी होगी, 27 होगी, ठीक है। अब मुझे बताइए वृद्धि है कि नहीं, बताओ। हाँ सर बिल्कुल, 20 से बढ़कर 27 होगी, हाँ सर 20 से बढ़कर 27 की वृद्धि होगी, लेकिन ये वृद्धि नहीं करना चाहता, ये तो क्या करता है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत निकटतम कम पूछा है इसने, तो ये तो वृद्धि हो रही है, कम पूछे तो उल्टा कर दो, 27 अनुपात कितना जाए 20 आएगा। अब परसेंटेज में कमी हमें चाहिए, तो अंतर कितने का, 7 का, बटा प्रारंभिक मान कितना है 27 और गुणा में कितना है 100। तो मेरे भाई 700 में किसका भाग देंगे, 27 का देंगे। अब देखो 27 से काटेंगे, 27 दूनी 54, 2 बार गया। अब देखो 2 तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है भाई, इसमें भी नहीं है, तो इसमें ही आएगा बस। कौन सा ऑप्शन आएगा, सही। पूरा भाग देने की आवश्यकता कहाँ है, भाग देने की जरूरत नहीं है भाई। 27 दूनी 54 होते, 27 तो 81 होता है, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 इसी में बस, और क्या मतलब है, 26% आएगा लगभग में, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% के लाभ पर शेष भाग 26% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई, तो चावल की मात्रा 20% हानि पर बेची गई। कितनी मात्रा पहुंची है, देखो नॉर्मल सवाल है, आपको पता है ये एलिगेशन का सवाल है,
लाभ हानि में भी सवाल मिलता है आपको ना, और एलिगेशन मिश्रण में बहुत टाइप दे रखा है सवाल। कुछ नहीं करना, क्या किया उसने, एक भाग तो बेच दिया 10%। सुनना ध्यान से, मैं एक लॉजिक बताऊंगा। लाभ से बेचा तो ये प्लस का लगा दो, 10% लाभ है ना भाई, और शेष भाग को 20% हानि पर बेचा, तो मेरे भाई 20% हानि थी, 20% हानि तो चिन्ह माइनस का लगा दो, और पूरे सौदे में इसको 11% का लॉस हुआ, इन दोनों सौदे में इसको 11% का लॉस हुआ। अब मेरी बात समझना भाई, कभी भी जब भी आपके पास यहाँ समान चिन्ह है, समान चिन्ह होगा तो ध्यान रखना हमेशा हमेशा घटेगा, और असमान चिन्ह होगा मेरे भाई तो हमेशा हमेशा ऐसे सवालों में जुड़ेगा। ये दिमाग में फीड कर लो, ये समान चिन्ह, ये माइनस है, माइनस से 100% घटेगा, 20 में से 11 घटेंगे 9% आ जाएगा, ठीक है। ये देखो प्लस है माइनस है, असमान चिन्ह जुड़ेगा तो बोले 21% आ जाएगा। अब काट लेंगे, 3 बार कट जाएगा और ये 7 बार कट जाएगा। बिल्कुल सर, हमें ये बात समझ आ गई। इसने पूछा 20% की मात्रा पूछी, यानी इस वाले का मान पूछे, यानी इससे बात करनी है, तो यहाँ लिखा 7 और नीचे अनुपात कितना है 10, और बांटना किसको 1000 को, 0 से 0, 100 गुणा 7 करेंगे 700, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। इतना सवाल था, बस लॉजिकल सवाल आते हैं, कुछ नहीं है। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए, इसमें क्रमशः 15%, 10%, 18% की 3 क्रम में छूट दी गई है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, भाई ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 5000 लिखा, अब डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट दिया, तो बोलो 100 में से 15 गए तो कितना बचा, 85 बटा 100 आ जाएगा भाई। 100 में से 10 गए तो भाई क्या बचेगा, 90, 90 बटा 100 आ जाएगा भाई। और मेरे भाई 18 गया, 100 में से 18 गए तो कितना बचेगा भाई, 82 बटा 100 आ जाएगा। इतना क्वेश्चन हमसे पूछा था भाई, करना है क्या करना है, काट लो इसको, 18 जो तो देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गया, और ये 0 से 0 कट जाएगी। बिल्कुल सही है सर, हाँ बिल्कुल सही है। 5 से काटेंगे तो सर 20 बार कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। फिर काट लो, 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो भाई 17 बार कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। आप कुछ नहीं करना भाई, इतना सिंपल सी चीज है, गुणा कर लो, 9 दूनी 18 होता है, से लेकर 9 8 72, 1 73 होता है, और गुणा 17 है, यहाँ गुणा कर लीजिए, 17 8 कितना होता है 136, हासिल कितने 13, 17 51, 51 में 13 जोड़ेंगे 64 आ जाएगा, हासिल 6, 17 7 119 होता है, 19 में 6 जोड़ेंगे तो भाई 125 आया। इसमें मेरे भाई 4 का भाग देना है, 4 तिया 12 होता है, बच गया 1, 4 एकम 4 होता है, 4 तिया 12 होता है, 2 बच गए, 4 6 24, 4 5 31 36.5, देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। कोई कहता है कैलकुलेशन खतरनाक आती है, ऐसा कुछ नहीं, आपको थोड़ा गुणा भाग 20 तक तो आने चाहिए, बस कुछ नहीं करना, नॉर्मल सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी, परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी उतनी है जितने, तो नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो भाई कितना सुंदर क्वेश्चन है। कभी भी ये कहना 2 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, इसको औसत में जोड़ो पहले, 2 वर्ष पूर्व है, इसको औसत में जोड़ो 18 में, इसका मतलब टोटल औसत 2, 18 नहीं है, 2 वर्ष पूर्व है, तो 2 को 18 में जोड़ेंगे तो 20 है औसत, बोलो कितना है 20, तो 20 को 5 से गुणा करेंगे तो बोलो कितना आएगा 100। तो पहले योग 100 था, अभी अगर परिवार में एक नए सदस्य आ गया, तो पहले सदस्य कितने थे बताओ 5, अब कितने हो जाएंगे 6, लेकिन ये कह रहा है 6 सदस्य हो गए, नए सदस्य आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी उतनी है, पहले कितनी थी औसत 18, और अभी भी वर्तमान में 18 है, तो 18 गुणा 6 करेंगे तो 108 आएगा, डिफरेंस कितने का 8 का, बस कौन सा ऑप्शन आएगा सी। कुछ नहीं करना भाई, क्या किया काम का आप एक्स एक्स मानते हो, जब भी आपको ये 2 वर्ष पूर्व दे रखा है, पहले इसको जोड़ो, 18 में 2 जोड़ देंगे 20, यानी टोटल जो 5 व्यक्ति की औसत आयु 18 है, 20 है, 20 गुणा 5 करेंगे तो 100 आ गया। अब अगर एक पैदा हो गया तो 6 कैंडिडेट हो गया, औसत उतना ही कितना 18, तो 18 6 108 होता है, तो अंतर 8 का है, बस कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। इतना समय सवाल करना है, लॉजिकल सवाल है तो भाई। ये क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय ब्रांड, ये भांड नहीं है ब्रांड है ना, थोड़ा सा देखो इसमें सही लिखा है, ब्रांड ए और ब्रांड बी, भांड नहीं है भैया ना, ब्रांड ए ब्रांड बी, क्रय मूल्य क्रमशः 15 रुपए प्रति किलोग्राम और 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी, और उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया, बाद में उसे मिश्रण में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। मिश्रण में ब्रांड ए वाली चाय और ब्रांड बी वाली चाय का अनुपात पूछा है। देखो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, कभी ये मिश्रण का क्वेश्चन है भैया ना। करना क्या था भाई, पहले तो जो रेट हो 15 रुपए की थी, दूसरी रेट जो है 18 रुपए की थी, इनका मिश्रण निकालने के लिए जहां पे इसने दिया नहीं, थोड़ा लॉजिकल देगा इसमें, इसने कहा 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है, बोलो कितने रुपए में बेची 20 में, और लाभ कितना हो 20%, 20% लाभ का मतलब 120, और हमें निकालना क्रय मूल्य 100% का मान, क्लियर है आपको। बोलो कितने रुपए में बेची 20 रुपए में, और कितना परसेंट लाभ हो 20%, तो 20 तो 120 आया, 10% लाभ होता तो 110 आता, 5% लाभ नहीं थी तो 95 आता,
क्लियर है। तो 20/120 गुणा 100, तो इसका निकाल लेते हैं। तो 20 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ऊपर 50 और 2 से काटेंगे 3 बार, तो इसका मतलब एलिगेशन 50 बटा कितना है 3। तो मेरे भाई मेरे एक बात समझ आ गई, इसका जो मिश्रण आया ना भाई वो हमारे पास 50/3 आया। अब बच्चा यहाँ के घबरा जाता है, यार घबराने की जरूरत क्या है, नीचे कितना है 3, तो यहाँ भी 3 से गुणा कर दो मेरे भाई, और यहाँ भी 3 से गुणा कर दो भाई, और यहाँ भी 3 से गुणा कर दो। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा, और यहाँ 3 से 3 घटे 50 रह जाएगा। 54 में से 50 गए तो मेरे भाई 4 बचेगा, और 45 और 50 में अंतर 5 का, तो बस रेशियो आगे 4-5। बोलो कौन सा है 4-5, कौन सा ऑप्शन है डी, खत्म बात। इतना सा लॉजिकल क्वेश्चन है यार, क्यों बड़ा कर रखा है। क्वेश्चन में देखो अगला क्वेश्चन, ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रमशः से 5% वार्षिक साधारण ब्याज, ठीक है, और वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया। भुगतान समय ए की तुलना बी की तुलना में 427 रुपये अधिक देना था, तो बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज में अनुपात ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा ब्याज ज्ञात कीजिए, ऐसा है ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया। तो देखो मेरे भाई सबसे पहली बात तो बात करते हैं, देखो ए और बी की, ए और बी के, ए और बी ने प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। मान लीजिए इसने साधारण ब्याज पर उधार लिया और इसने चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया 5%, तो 5% इसने उधार लिया, तो 5% 5% 5%, साधारण ब्याज तो हमेशा समान होता है, इसका 15% आ गया। बिल्कुल सर भाई ये बात समझ आ गई, ये बात तो इसको जो ब्याज मिलेगा ना मेरे भाई वो केवल और केवल 15% मिलेगा एसआई का, क्योंकि एसआई में जो होता है, जो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें ब्याज हमेशा समान होता है। तो 3 वर्ष है और 5% है, तो 3×5 = 15% ब्याज मिल जाएगा सीआई। तो इसका जो सीआई मिलेगा, इसका मिलेगा सॉरी इसका एसआई, इसका जो एसआई मिलेगा वो मिलेगा 15%। हाँ सर बिल्कुल सही है, लेकिन सीआई ऐसा नहीं होता भाई, इसमें ब्याज का भी ब्याज होता है। अब मेरी बात समझिए, अगर मान लीजिए वर्ष 2 होती है मेरे भाई, और 2 वर्ष में अगर सीआई आपको निकालना होता 5% का, तो मैंने क्या तरीका बताया था, डबल करो, 5 का डबल कितना होगा 10, फिर 5 का वर्ग कितना होगा 25, और 2 अंकों के पहले पॉइंट, तो 10.25 आ जाएगा। तो ये तो 2 वर्ष का सीआई निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको। लेकिन मेरे भाई अब 3 वर्ष का भी समझ लीजिए, जब आप समझ रहे हैं तो देखो क्या करना है। जैसे 5% का 3 वर्ष निकालना है मेरे भाई, तो सबसे पहले देखो 5 लिखो दर, फिर इसका वर्ग करो, 5 का वर्ग कितना होगा 25, फिर घन करो, 5 घन होता है 125। क्या किया समझ लीजिए दोबारा ना, 3 वर्ष का सीआई रेट निकालने की तरीका देख लो, बहुत शानदार बताऊंगा। 5 पहले 5 लिखा, फिर 5 का वर्ग किया, फिर 5 का घन किया, 5 लिखा, 5 का वर्ग 25, 5 घन करेंगे तो 125। दोबारा समझ लीजिए, हमें चाहिए 5% का 3 वर्ष का सीआई की रेट चाहिए, तो पहले सबसे पहले 5 लिखा, इसका वर्ग करेंगे तो 25 और इसका घन करेंगे तो 125। 5 का वर्ग 25 होता, 5 घन 125 होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ किसी के बाद यहाँ ऐसे क्या छोड़ना है, या 2 अंकों के पहले पॉइंट लगानी है, और यह 4 अंकों के पहले 1 2 3, यहाँ क्या लगाओ 0, यहाँ लगाओ पॉइंट, ठीक है, बस ये काम करना है। यहाँ पे 2 अंकों के पहले पॉइंट लगानी है, 4 के पहले पॉइंट लगानी है, बात ध्यान रखना, ठीक है सर। और इसको गुणा 3 से करना मेरे भाई, और इसको गुणा 3 से करना, और इसको गुणा 1 से करना, बस खत्म बात। तो देखो 5 कितना होगा 15, यहाँ गुणा करें 0.75 आ जाएगा, सही है, और यहाँ गुणा करें तो 0.0125 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे तो 15.7625 आ जाएगा। सर ये बात समझ आ गई हमारे पास, क्लियर है। तो 3 वर्ष का ऐसा ही बोलो 15 पॉइंट कितना आएगा 76-25% आ गया। भाई ये आपको आनी चाहिए ना, डायरेक्ट आना चाहिए, और डायरेक्ट आप याद भी कर लेना इनको। दोबारा समझ, चलो 10% का सिखा देता हूँ आपको मैं। जो सबसे पहले 10 लिखा, हाँ सर, फिर 10 का वर्ग कितना होगा 100, और 10 का कन करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। यहाँ 2 अंकों के पहले पॉइंट लगा तो ये आ जाएगा, यहाँ 4 अंकों के पहले पॉइंट लगा तो ये आ जाएगा। यहाँ गुणा 3 से करना भाई, यहाँ गुणा 3 से करना, और यहाँ गुणा करना 1 से। तो देखो 10 कितना होगा 30, और यहाँ पे 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। 3 को जोड़ेंगे तो 33.1% बनेगा, ध्यान रखना। और ऐसे आप प्रैक्टिस करना 10-15% की, आप निकाल के देखना, बिल्कुल शानदार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 5-5 सेकंड में आपको याद हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो मेरे भाई ये बताओ 3 वर्ष का जो ऐसा ही होता है 5% दर से, वो कितना ब्याज मिलेगा 15%, और 3 वर्ष का सीआई की रेट कितनी है 15.76%। तो मुझे कितने का अंतर मिल रहा है भाई, तो आप सर यहाँ मिल रहा है 0.7625% का, और ये वैल्यू जो दे रखी है किसके बराबर दे रखी है 427 की। बिल्कुल सर 427 की दे रखी है, और हमसे पूछे धनराशि उधार धनराशि, तो 100% की वैल्यू उसने पूछी है, तो हमने क्या मान ली एक्स मान ली। तो एक्स बराबर जब मान निकालना मेरे भाई, तो 427 में गुणा करेंगे 100 का,
और भाग दे देंगे भाई 0.7625। बस इतना सा सवाल हमको करना था, ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए थी भैया ना। कैसे 3 वर्ष का एसआई, वो जो 5% की दर से 3 वर्ष का एसआई जो निकलेगा 15% है, और 5 वर्ष का 3 वर्ष के लिए जो सीआई निकलेगा 15.76%, 7625% है। उनका जो अंतर है वो कितना है, 0.7625% आएगा। इसका मान दे रखा 427, 427 का भाग दे गुणा से गया, और मेरे भाई पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 4 जीरो आ जाएगी। अब काट लो उनका, 25 75 बच गया, 25 5 105, सही है। तो 25 चौके 100 होता है। फिर 5 से भी काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 2000 बार कट जाएगा भाई, और 5 6 30, 5 एकम 5, और 61 से काटेंगे 7 बार कट गया, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, यानी 56,000 देख लो, 56,000 इसमें है और इसमें है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्यों, सॉरी ये ऑप्शन तो सही है भाई। तो देखो इसमें 56,000 नहीं है, तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो 56,000 इसमें और इसमें, तो ऑप्शन सी और डी सही हो सकता है। लेकिन इसने एक और चीज पूछी है, यानी कि दिए गए ब्याज और पूछा है। इसने कहा भुगतान किया गया ब्याज क्या होगा। अब ब्याज आपको निकालना है। अब ब्याज मुझे पता लगे, ये तो कितना हो गया, राशि कितनी आ गई 56,000। तो मेरे भाई 56,000 जब आपके पास आ गई, तो आप क्या करो, ब्याज आपको निकालना है, तो देखो राशि यहाँ पे 56,000 हो गया। अब इसने कहा कि आप बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज, तो ब्याज जो है वो इतने तो मिलेगा। अच्छा बिल्कुल कितना मिलेगा, 15.7625। काफी लेंथ सवाल दे दिए, बटा में कितना आएगा 100%, हटा दिया, यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, 4 जीरो। अब एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पे डिजिट अलग अलग है कि ये देख लो आप, तो हाँ सर बिल्कुल देखो यहाँ डिजिट अलग अलग है, तो सबसे पहले जीरो से जीरो काट लो, कट गए जीरो, कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक तरीका बताता हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ 56 और यहाँ 25 है, या 56 और या 25 है, इनकी जरूरत नहीं, पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आप वो तरीका बताता हूँ। देखो पहले सिंगल डिजिट निकालना है इनका, इकाई अंक, तो 6 को गुणा करेंगे 5 से, 6 पंजे 30, तो हासिल कितनी है 3 आई। अब दूसरा डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, बाहर बाहर वाले को अंदर अंदर वाले गुणा करते हैं, 5 5 25, 6 दूनी 12, 25 और 12 कितने होते हैं भाई, 25 और 12 37। और फिर ये तो डिजिट नहीं, आपको गुणा ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा और भी नहीं कर रहा काम यहाँ से, फिर कैसे काटो, देखो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो काट दी। अब 25 से काट लो भाई, 25 चौका कितना होता है 100, तो 25 छक्का 150 होता है, बचा कितना 7, 25 या 75, बच गए 1, 25 पंजे 125। अब ये किससे कटेगा भाई, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो मेरे भाई ये आ गया 14, यहाँ पर गुणा कर देंगे 6305 को 14 से गुणा कर देंगे और 10 का भाग और लगेगा, तो 14 पंजे 70 हो गया, 14 तिया 42 हो गया, हासिल 4, 14 छक्के 84, 84 में 4 जोड़ेंगे तो कितना है 88, और 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 8,827 है क्या, हाँ सर बिल्कुल 8,827। कौन सा ऑप्शन है, पी। तो ये बड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, आप करके देखना, अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी भरमारी क्वेश्चन है। दो व्यक्तियों में प्रत्येक को 43,892 रुपए की धनराशि का ऋण 3 वर्ष के लिए दिया गया, जिनमें से एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर, दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर भुगतान करना था। इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत अधिक है। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया। तो इसमें तो ये कुछ नहीं पूछा इसने, तो नॉर्मल सी चीज पूछी है। इसने क्या, दो व्यक्ति ऐसे, इसने क्या कहा, दो व्यक्ति, इसने एक तो कहा पहला और ये दूसरा, इसकी जो दर है वो 30% है और इसकी दर भी 3% है। इसका समय भी 3 वर्ष है और इसका समय भी 3 वर्ष है। अब मेरे भाई बस अंतर यह है कि इसका तो हमको निकालना है SI और इसका निकालना है CI। तो मेरे भाई मैंने कहा था SI तो गुणा कर दो, डायरेक्ट गुणा करना पर आ जाता है, तो 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90% आ गया। बोलो SI कितना आ गया, 90%। लेकिन मेरे भाई ये ऐसा नहीं आता, मैंने आपको निकालना सिखाया, हाँ सर बिल्कुल सिखाया। संख्या 30% निकालना, सबसे पहले 30 लिखो, 30 का वर्ग करेंगे तो 900 आएगा मेरे भाई, 30 गुणा 30 करेंगे तो 900 आएगा, और घन करेंगे 30 गुणा 30 गुणा 30, तो 3 3 9 27 और 3 जीरो लगा, सही है। पहले संख्या 30 है, 30 का वर्ग करेंगे तो 900 और 30 का घन करेंगे तो 27,000 आएगा। बात समझ आएगी कैसा है, तो बता देता हूँ। 30 को 30 से गुणा करेंगे तो 30 गुणा 30 करो 900, और 30 गुणा 30 गुणा 30 करेंगे तो कितना आएगा, 27,000 आएगा। यहाँ पे 2 अंकों के पहले पॉइंट लगाने मेरे भाई, और यहाँ पे 4 अंकों के पहले पॉइंट लगाने मेरे भाई।
क्लियर है सभी को? हाँ सर बिल्कुल सही। अब इनको गुणा करना है 3 से, इसको गुणा करना है 3 से, और इसको गुणा करना है 1 से। तो 30 तिया 90, 90 तो ये हो गया, 9 तिया 27 हो गया भाई, बिल्कुल हो गया। और यहाँ पे गुणा करेंगे 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब मेरे भाई जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 90, इनको जोड़े 117, 119, कितना आएगा इनको जोड़ने पर, 30 या 90 आएगा, और 3 नाम 27 होगा, और यहाँ पे 1 से गुणा होगा, ठीक है। 27 और 2 29 हुआ, तो 90.0, और ये 29.7, तो जोड़ेंगे तो यहाँ 7.9 और 9 2 11, तो 119 पॉइंट कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है सर, 119 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7। तो इसका मतलब ये कितना फालतू है ये बताओ मुझे। तो सर आपका वो ये जो फालतू वो 29.7% है। हाँ सर बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। बस इतना समय सवाल करना था, बस ये नॉलेज होनी चाहिए 3 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मेरे भाई। एक किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है, और बी शेष काम को 5 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला पूरा काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मेरे भाई ये तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, 30 दिनों तक काम करता है, तो ए का जो काम निकालेंगे मेरे भाई, तो 30 में टोटल कितना दिन, 45 का भाग दे दो, तो 15 से काटेंगे 2 बार, 15 से काटेंगे 3 बार, तो 2/3 काम आ गया। अब मुझे भाई में एक बात था, टोटल काम 3 है, 3 में से 2 काम किसने कर लिया, ए ने, तो हमारे पास जो बी का बचेगा वो नीचे 3 तो आएगा, और 3 में से 2 गए तो क्या बचेगा, 1 काम बचेगा। हाँ सर, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 1/3 काम की वैल्यू हमको दे रखी है, कितना दिन दे रखी है भाई, बी की 5 दिन दे रखी है, दे रखी है 5 दिन। तो मुझे बताओ, जब टोटल काम निकालना बी का, तो इसको मल्टीप्लाई करना 5, और इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, 3/1 कर दो, 5 या 15, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा। बस ऐसे क्वेश्चन करना था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, पानी बोतल होगी ना। एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों तक पर्याप्त है। एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज्यादा पेट्रोल खपत करता है, तो पेट्रोल से पूरी भरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कंजप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल एक समय का मजदूरी का एक लॉजिक सा सवाल है। एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी मान लीजिए 100 लीटर की है, वो चल रही है 30 दिनों के लिए। अब वो कह रहा है यदि यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज्यादा, यानी पहले 100 लीटर पेट्रोल था, वो 30 दिन चल रहा है, अब वो 20% ज्यादा, यानी 100 का 20% ज्यादा कितना होगा, 120, वो कितने दिन के लिए चलेगा, हमने मान लिया एक्स का। तो मेरे भाई काटना है, इसको करना क्या, 30 से काटेंगे 4 पे कट जाएगा, 4 से काटेंगे 25 पे कट जाएगा, तो एक्स का मान कितना जाएगा, 25। इतना सवाल करना है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, और अपने गंतव्य तक कुल 3840 किलोमीटर प्रति दूरी से 20 घंटे तक तय किया। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी होगी। ये तो भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मिश्रण का सवाल है। तो पहला जो स्पीड है 240 किलोमीटर प्रति घंटे है, और दूसरी जो स्पीड है मेरे भाई, सॉरी 160, पहली जो स्पीड है वो दे रखी है 160 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी स्पीड दे रखी है 240 किलोमीटर प्रति घंटे, और इनका एलिगेशन हमको दे रखा है कितना, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी है 3840, और भाई समय कितना है भाई 20 घंटे। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो यह आएगा 192, 192 आ जाएगा इसका एलिगेशन, 192 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नॉर्मल सवाल है। तो भाई तो यहाँ पे 240 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 48, और यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 70 80 90, यानी 32 बचेगा। 16 दूनी 32 होता है, और 16 तीन 48 होता है। तो ध्यान रखना एक बात, यहाँ पे चाल है तो ये रेशो टाइम का आता है, उल्टा आता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर ये चाल है तो यहाँ टाइम का रेशो आएगा। तो रेशो आ गया 3:2, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी है बताओ, 5, कितनी है 5, और टोटल वैल्यू दे रखी है कितने घंटे, 20 घंटे। तो 5 की वैल्यू 20 है, तो 5 का भाग 20 में देंगे 4 बार, तो 1 की वैल्यू 4 आ गई। तो 20 5 का भाग 20 में देंगे कितने बन जाएगा 4, 1 की वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8, और 4 तिया 12। तो ये तो चलिए 12 घंटे, ये चलिए 8 घंटे। इसने पूछा क्या है, दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे होगी, दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे होगी, 8 घंटे में। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करा देते हैं भाई, पानी पियेंगे, बहुत जगह सूख रहा लगा था। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है।
यदि 15 मीटर अधिक है तो लंबाई चौड़ाई से अधिक है 15 मीटर, तो इसका मतलब मेरे बात ध्यान रखना, लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस दे रखा है 15 का। सीधा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, इसका मतलब डिफरेंस है लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे रखा है 15 मीटर का। यदि भूखंड के चारों ओर बाढ़ लगाने की लागत, भूखंड के चारों ओर, तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, भूखंड के चारों ओर बाढ़ लगाने का मतलब है परिमाप, और आयत का परिमाप होता है मेरे भाई 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस में चौड़ाई। लागत 16.50 रुपए प्रति मीटर की दर से 4950 रुपए, तो 4950 रुपए में जब भाग देंगे तो हाँ किसका 16.50 का, तो इसकी पैरामीटर आ जाएगा परिमाप। तो मेरे भाई भाग देंगे तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 100 आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है सब? देखो 25 से काट लेंगे, 25 का 150 होता है, बच गया 15, 25 का 150, 25 चौका होता है भाई 100। अब मेरे भाई 11 से कट जाना चाहिए क्योंकि 66 आ गया, 11 6 66 होता है और 11 चौक 44 होता है, 11 5 55 होता है। ठीक है भाई, 2 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 150 बार कट जाएगा, और यह गुणा करेंगे 300 आ जाएगा। 15 दूनी कितना आएगा 30 आएगा, तो 300। और 300 में किस ये 2 से भी कटेगा, देखो 2 से ये 2 कट तो जाएगा, तो 150 आ जाएगा भाई। एल प्लस बी का मान कितना आ गया 150 आ गया, तो भाई बिल्कुल सही है, चलो 150 आ गया, तो हमारे पास एल प्लस बी जो है वो हमारे पास 150 आ गया। अब मेरे भाई पूछा क्या है इसने, लंबाई पूछी है, क्या पूछी है लंबाई। जब भी एक बार जोड़कर दे रखा हो और एक बार घटा कर दे रखा हो तो आपको कुछ नहीं करो, एक बार जोड़ कर दे रखा है एक बार घटा कर दे रहा, तो आप भी क्या करो, एक बार जोड़ कर आधा कर दो, एक बार घटा कर आधा कर दो बस। तो इनको जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा 165, और 165 में हम 2 का भाग दे देंगे मेरे भाई, तो ये आएगा 82.5। तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, ऑप्शन बी। बस इतना सवाल, लॉजिकल सवाल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भैया वाला, एक घनाकार खुली टंकी बाहर से 1.6 मीटर लंबी, 1.3 मीटर चौड़ी और 53 सेंटीमीटर ऊंची, इसकी क्षमता 900 लीटर है, इसी दीवार में 5 सेंटीमीटर मोटी है, तो इसकी तली की मोटाई क्या है। तो मेरे भाई नॉर्मल सा सवाल है। तो एक टंकी है आपके पास, जैसे टंकी आपने बना रखी है, ऐसे टंकी होती है एक, ऐसे, ठीक है, तो उसकी लंबाई हमको दे रखी है 1.6 मीटर, और लंबाई, चौड़ाई हमको दे रखी है कितनी 1.3 मीटर, और मेरे भाई ऊंचाई हमको दे रखी है कितनी 53 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई ध्यान रखना, जैसे 1.6 मीटर है, मीटर को देखो 1.6 को अगर 100 से गुणा कर दूं तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी, तो इसकी पॉइंट हटेगी बटा 10, तो ये जीरो जो कट जाएगी तो 160 आ जाएगी, नहीं एक जीरो लगा दो, तो इसको 1.6 को सेंटीमीटर लिखेंगे तो 160 सेंटीमीटर आएगा मेरे भाई, और इसको लिखेंगे तो बोलिए आएगा 130 सेंटीमीटर। क्यों किया, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो जो लंबाई है ना, ये यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की है, ठीक है, और इसकी मोटाई दे रखी है 5, यानी ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो 5 और 5 कितनी घटेगी 10, तो इसकी आंतरिक लेंथ आएगी नहीं आएगी, सब बिल्कुल आएगी। यानी बाहरी लेंथ तो इसको बोलते हैं बाह्य माप, ये है पूरी टोटल ये 160 है। आंतरिक माप यह है, तो इधर से 5 कम इधर से हो जाएगा, 5 कम इधर से हो जाएगा, यानी 10 कम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आंतरिक लेंथ 150 सेंटीमीटर, और यहाँ बचेगा 120 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमें ऊंचाई का नहीं पता, इसके तले की नहीं पता, तले की हमसे पूछी, इसके तले की मोटाई पूछी, हमें नहीं पता, तो 53 माइनस में क्या कर देंगे एच। अब ये आपने कहा सर ये एच क्यों लिखा, क्योंकि आपने 5 तो इधर से भी घटाया, 5 इधर से भी घटाया, 2 बार घटाया, तो एच एक बार क्यों घटाया, क्योंकि टंकी खुली है, ऊपर नहीं है इसके, नीचे नीचे है, तो इसलिए एक एच घटाया। अगर ये टंकी बंद होती तो ऊपर भी एच होता, नीचे भी एच होता, तो 2 एच घटाता है हमें से, ध्यान रखना। तो मेरे भाई इसका जो आयतन है, इनका गुणा करने पर इसका आयतन आएगा, और आयतन का जो मान दे रखा है भाई वो दे रखा है 9000, बोलो क्या दे रखा है 9000, और 1 लीटर में मेरे भाई होते हैं 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल सर हमें ये बात समझ आ गई। अब मेरे भाई काटना पीटना और कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, बाकी आप काटो, कैसे काटेंगे, तो देखो जीरो से ये जीरो काट दो, जीरो जीरो, 15 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 छः की 90, 6 बार कट गया। फिर या जीरो से ये जीरो काट देंगे, सही है सर, और 6 से काटेंगे मेरे भाई तो 2 बार कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे मेरे भाई 50 में कट जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 53 माइनस में एच बराबर में 50 आ गया, ये प्लस कर जाएगा माइनस को हो गया, तो माइनस एच बराबर बचेगा माइनस का 3, माइनस से माइनस करें एच का मान आ गया 3, कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा भाई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए भाई, पानी पिलाना भाई।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन प्रतिशत का है, देखिए आप। देखिए आप क्वेश्चन को, यदि एक संख्या के 1/5 भाग के 1/4 भाग के 1/3 भाग 18 है, इसका मतलब क्या है? देखो इसने कहा कोई संख्या हमारे पास नंबर, उस नंबर का 1/5, 1/4 और 1/3, उसका मान 18 दे रखा है। तो ये संख्या जितनी भी, यानी संख्या पलट जाएंगी इधर जाने पर। तो ऐसे डायरेक्ट करना सीखो इन चीजों को। हमको कभी भी ये नंबर निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, जो संख्या है इसको पलट कर लिखेंगे। 1/5 को 5/1 लिखेंगे, 4/1 लिखेंगे और इसको 3/1 लिखेंगे। लिख लिया और गुणा कर देंगे 18 से, ये हमारी संख्या आ गई। क्लियर है? अगर संख्या पूछे तो हमारा आंसर आ गया, बस कुछ नहीं करना, इसको पलटा, इसको पलटा और इसको पलटा, ये डायरेक्ट आपको आने चाहिए तरीके। अब पर इसने संख्या का 3/10 पूछा है, तो मेरे भाई 3/10 पूछा है, यानी एन का किससे पूछा? 3/10, तो यानी एन को 3/10 और, यानी 3/10 और गुणा कर दो इसको बस। अब मेरे भाई काट लो, आंसर आ जाएगा आपके लाइन का। तो 5 से काटा भाई मैंने 2 बार कट जाएगा, और 2 से काटा मैंने 2 बार कट जाएगा। तो 18 या 54, 54 दूनी 108, और 108 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 324 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। तो ऐसे फास्ट तरीके से सीखिए आप, आने चाहिए, आप प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 397, 435, 5420 को विभाजित करने पर क्रमशः 6, 10 और 14 शेषफल बचते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली बात तो आप समझिए भाई साहब, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है मैस है, एचसीएफ जिसको बोलते हैं। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले पहली संख्या है 397, दूसरी संख्या है 435 और तीसरी संख्या है 5420 को विभाजित करने पर शेषफल, इसका शेषफल बचना चाहिए 6, इसका बचना चाहिए 10 और इसका बचना चाहिए 14। तो शेषफल बचने वाले को घटा दो आप, पहले घटा दिया। तो मेरे भाई इसको घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 3। ठीक है सर? और यहाँ बचेगा मेरे भाई 425 और यहाँ बचेगा बचेगा 5406। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। आप क्या करते हैं, में से निकालने के लिए मेरे भाई सबसे बेस्ट तरीका, पहले इनका अंतर ले लो। क्या ले लो? इनका अंतर। तो अंतर लेंगे तो 25 ये 9 ये 34 का अंतर आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 34 का। अब 34 के टुकड़े करके देख लो, बस यहीं पे 34 के टुकड़े थे 2 गुणा 17। तो दो ऑप्शन में कहीं सा भी है क्या? 2 से कटने वाला नहीं है सर, तो 2 तो गलत है। 17 है क्या? हाँ सर बिल्कुल 17 है। कौन सा? डी। तो इसका मैं से बोलो कितना आएगा? 17। बस ये करेक्ट आंसर, और कुछ नहीं करना इसके अंदर। 32, एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 10% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सीता ने 30% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है, तो परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, ऐसे सवाल आपने क्यों होगा, एक तरीका ऐसे लगा होगा, 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो गई तो 10 को जोड़ दो। दूसरा 30% अंक अधिक प्राप्त किए तो कितना फालतू लिया उसको घटा दो 20 को। तो आपने क्यों होगा यहाँ पे, तो यहाँ डिफरेंस -10% का आ जाएगा और यहाँ पे -30 का आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 30 बटा कितना आएगा? 10। और हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 30/10 को गुणा कैसे कर देंगे भाई? 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 300। बोलो क्या आएगा? 300। लेकिन कभी भी ऐसा सवाल आपके पास आए तो आप हमेशा और हमेशा जानना, अंकों को जोड़ दो। एक अंक ये है और एक अंक ये है, अंकों को जोड़ दो। 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30, और परसेंटेज को घटा दो। ये 30%, ये 20%, तो घटा देंगे तो कितना आएगा? 10। गुणा किससे कर दो? 100 से। बस 0 से 0, 300 डायरेक्ट आंसर आएगा। क्या करना है, ऐसा कभी सवाल आए तो ऊपर अंकों को जोड़ दो, नीचे परसेंटेज घटा दो, गुणा 100 से कर दो, लाइन मजे। अगला क्वेश्चन देखो, एक बल्लेबाज ने 114 रन बनाए जिनमें 5 चौके और 9 छक्के शामिल है, उसके कुल रनों में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के मध्य दौड़कर बनाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। टोटल 114 रन बनाए। अब 114 में से उसने छक्के चौके कितने दिए? 5 चौके, तो 5 गुणा 4 कर देंगे, और 9 छक्के तो 9 गुणा 6 कर देंगे। एक छक्के में 6 रन, चौके में 4 होता है। 5 चौक 20, 9 चौके 54, 54 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 64, 74 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 74। ये तो छक्के चौके से बना दिया। तो दौड़ कर कितने बनाए? 114 में से घटा देंगे भाई, तो 4 में से 4 गए तो 0 बचे, और यहाँ 11 में से 7 गए तो क्या बचेगा भाई? 4 बचेगा, 40 बच जाएगा। बिल्कुल सही है सर। तो ये बना दिए हमारे 40 रन दौड़कर बनाए उसने, विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। दौड़कर कितने बनाए? 40। कितने में से बनाए? टोटल 114 में से, और गुणा किससे करना मेरे भाई? 100 से।
अब भाई काट लो, तो यहाँ काटेंगे 57 आ जाएगा और यहाँ काटेंगे 20 आ जाएगा। तो ऊपर 2000, नीचे 57, तो ऊपर तो 2000 आएगा और नीचे क्या आएगा 57, 57 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जीरो दे रखा है इकाई पे, ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन तो आप कर लेना, आप भाग दे लेना, इसके अंदर जो भी है ऑप्शन होता तो मैं बता देता, ऑप्शन से गुणा करके जीरो इकाई ढूंढ लेता उसमें, क्योंकि बटा में ऑप्शन थे तो टाइप करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए नहीं लिखे, तो आप इसको सही कर लेना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 34, एक पंखा 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 50 रुपए की कमी कर दी जाए तो लाभ में 5% की वृद्धि हो। तो भाई लाभ पहले 20% हो रहा था, तो 5% वृद्धि, तो इसका मतलब अब 25% होगा। पहले लाभ 20% हो रहा था मेरे भाई, अब 5% बढ़ा दिया तो 25% ही तो होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। होगा तो पंखे की कीमत ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल नॉर्मल से आप कैसे भी कर सकते हो इसको, तो मर्जी हो, चाहे सेम डिफरेंस से भी कर सकते हो, वजूना भी कर सकते हो। तो देखो 120% लाभ है, इसका मतलब 100 की वस्तु 120 में बेची, 120 में, और फिर जो लाभ था वो कितना है, 100 से कितना हो गया बताओ। अब सर 100 से 25% हो गया तो 125 आ गया। तो देखो इसको काटने पर यहाँ तो आएगा भाई, 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, 20 पंजे 100 और 20 छक्के 120, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। ठीक है, तो हमारे पास ये रेशियो डायरेक्ट याद होना चाहिए, पहला रेशियो 5-6 का है, दूसरा रेशियो 4-5 का है। 50 रुपए की कमी करी, यहाँ भी 50 रुपए की कमी करी और यहाँ भी 50 रुपए की कमी करी, इसलिए माइनस का कोई मतलब नहीं है। दिक्कत तब आती है जब यह कमी होती है और एक वृद्धि होती है, कुछ नहीं होता, जो तरीका वजूना वाला लगाना। तो मेरे भाई कभी भी आपको ऐसा सवाल आए तो वजूना वाला नियम लगाना, क्या, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, 50 गुणा 4 200, 50 गुणा 5 250, 250 में 200 गए तो कितने का डिफरेंस है, 50 का। इसको ऊपर लिखो, इनको गुणा करके इनका डिफरेंस नीचे लिखो, 5 5 25, 6 6 24, तो कितने का डिफरेंस है, एक का, तो इसका वैल्यू होगी, एक की वैल्यू होगी 50। पंखे की कीमत पूछी है तो मुझे बताओ पंखे का, ये क्या पूछा, क्रय मूल्य, पंखे का कीजिए, थोड़ा टाइपिंग समय, पंखे का मूल क्रय मूल्य पूछा है। मूल क्रय मूल्य 50 को किससे उड़ा नहीं, 4 5 से, तो कितना आएगा, 250 रुपये पूछा है इसने, कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, डी ऑप्शन आ जाएगा। बस इतना से क्वेश्चन करना था बजगुणा का, अलग अलग आ जाए तो भी ये मेथड बहुत शानदार ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 35, एक दुकानदार एक वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य पर 12% की आरंभिक छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 18% की छूट देता है। ठीक है, यदि अंतिम बिक्री मूल्य 19,844 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो मेरे भाई ये तो सीधा सवाल अभी वो कराया ना प्रतिशत का, वैसे ही है। एमपी पर इसने पहले 12% की छूट दी, 12 100 में से 12 गए तो कितना बचा, 88 बटा 100, फिर 18% की छूट दी तो 18 का मतलब कितना होगा, 82, ठीक है, बटा में 100, और इसकी मूल कीमत 19,844 है। और मैंने ऐसे कहा जैसे मैंने काट लेते हैं, तो यहाँ 44 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार कट गया, 2 से काटेंगे 41, 2 से काटेंगे 50। तो ये चीजें मैंने आपको क्या समझाई थी, मूल कीमत निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या निकालने के लिए इनको पलट कर लिखते हैं बस। 19,844, इसको पलटेंगे तो 25 बटा में कितना आएगा, 22 आएगा, और इसको पलटेंगे तो 50 बटा में क्या आएगा, 41। भाई ये समझाया था मैंने भी आपको, कभी भी अंतिम मान देगा प्रारंभिक मान पूछे तो ये संख्या पलट कर लिख दो बस आप। अब भाई काटेंगे कैसे, ये देखो आप, देखो सबसे पहले मेरे भाई 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 कम 11 बच के 8, 11 8 88 और 11 चौक 44 होता है। ठीक है बिल्कुल सही। अब मेरे भाई काटो किससे, 2 से कट जाएगा, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 2 दूनी 4, बिल्कुल सही है। अब 41 से कट जाएगा, 41 दूनी 82, 8 बजे 41 दूनी 82, 22 हो गया। तो मेरे भाई अब गुणा कर लेंगे इसको, तो गुणा करेंगे 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 गुणा ये कर देंगे, तो यहाँ पे 0 0 5 5 25 और 2 27, 27,500, देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। तो कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ये नहीं आपको मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये कैलकुलेशन ऐसे करते हैं एग्जाम में, ये नहीं कि आप सोचते हो बड़ी आती है, नहीं नहीं, गुणा भाग आता और कुछ नहीं आता। 8,000 रुपए की धनराशि के लिए 12 पैसे प्रति रुपए प्रति वर्ष के ब्याज की दर पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब मुझे बताओ 12 पैसे प्रति रुपए है, इसका मतलब है 12 पैसे प्रति रुपए मतलब दर है 12%, कितना परसेंट, 12%, और इसने समय दे रखा कितना, 6 वर्ष, तो 12 छकी 72, यानी 72% ब्याज मिलेगा। तो किस पर, 8,000 में, तो 8,000 का बोलो कितना परसेंट निकाल देंगे, 72%, 72 बटा में क्या है, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ 0 8 दूनी 16, 8 2 7 56 और 1 57, 57 60 इसका करेक्ट आंसर है, कौन सा ऑप्शन आएगा, सी।
ये कंफ्यूज कर दिया, 12 पैसे प्रति रुपये यानी कि 1 रुपए पे यानी 100 पैसे पे 12 पैसे मिल रहा है, इसका 12% ब्याज है। 1 साल का 12% है तो 6 साल कितना आएगा, 12 की 72%, तो 72% ब्याज निकाल दो इसमें, खत्म बात। अगला क्वेश्चन देखो, 18,000 रुपए की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, देखो मिश्र धन ज्ञात है, अर्धवार्षिक जब भी दे तो दर तो 5% हो गई, दर आदि, और समय दुगुना, तो ये 3 वर्ष हो गया। और मेरे भाई अभी बता, मैंने बताया नहीं बताया, 5% की दर से 3 वर्ष का जो SI होता है वो 15% होता है, और CI होता है जो 15.7625 होता है, ध्यान रखना, बताया था मैं। तो होने वाला मिश्र धन ज्ञात पूछो। अब मुझे बताओ जो 3 वर्ष का जो CI आएगा 5% दर से, वो कितना आएगा, 15.7625%। बताया था ना मैंने आपको, 5% है और 3 वर्ष है, तो इसका CI निकालने का तरीका पिछले साल बताया उसे मैंने आपको, पीछे देखो वीडियो। अब इसका ये CI अमाउंट जो होगा मेरे भाई 100 में जुड़कर आएगा, इसका मतलब 115.7625% आएगा। हाँ सर, बिल्कुल ये बात हमें समझ आ गई, क्लियर है सबको। तो बोलो 5% की दर 3 वर्ष का CI कितना बनेगा, 15.7625% बनेगा, और अमाउंट कितना बनेगा, 115.7625% बताया था पीछे मैंने। तो इसने ये पूछा है कि इसने क्या पूछा है, 18,000 रुपए का मिश्र धन पूछा है। तो मेरे भाई 18,000 का, बोलो किसका, 18,000 का 115.7625% निकाल दो बस, और परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में कितना आएगा मेरे भाई, 100, और इसके पॉइंट में हटा देंगे तो नीचे फिर आ जाएगा 10,000। ठीक है सर, अब इसको काटना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना, देखो यहाँ काट लेते हैं, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई भाई, कट गई। 25 से काटेंगे मेरे भाई 4 में कटेगा, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 15 बच गया, 25 का 150, 7 बच गया, 25 या 75 हो गया, 125 पंजे 125 हो गया। सही कटा है क्या, देखो ध्यान से, कहीं गलत तो नहीं काट दिया। तो मेरे भाई दोबारा काट लो, 25 चौका कितना आएगा 100, 25 कितना 15, 25 का 150, 7 बच गया, 25 75, बच गया 1, 25 पंजे 125, और यहाँ 0 आ जाएगा। अब मेरे भाई काट लो फिर 4 से, गड़बड़ तो नहीं होगी ना, 4 आ गया नीचे, तो भाई 4 आ गया। अब इसको गुणा करके देख लेते हैं, तो यहाँ गुणा करेंगे तो कैसा आएगा भाई, गुणा करने पर, और 2 से काट लो आप, 2 से काटे 9 पर कट जाएगा भाई। अब यहाँ पे गुणा करो, 9 पंजे कितना होता है 45, तो ये 45 4 आ गया, 9 तिया 27, हासिल 2, 9 छः 54, 54 और 2 56, हासिल 5, 9 चौक 36, 36 और 5 41 हुआ। फिर इसमें किसका भाग देंगे भाई, 2 का, तो 2 का भाग 2 20 पर चल जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6, और 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4, 2.10, और नीचे भाग लगेगा 10 का, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगी, तो 20,837, 20,837.25 आ गया बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। तो मैं ये नहीं बता रहा कि आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ भाई, आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद करनी पड़ेगी। ये नहीं कि यूट्यूब पे टीचर आए और डायरेक्ट लिखा गया, तो क्या मतलब है। यदि एक छात्र अपने 5 मित्र A, B, C और D में 1/2, मैं लिख देता हूँ रेशो, पहला रेशो है 1/2, दूसरा रेशो है 1/3, तीसरा रेशो है 1/4, चौथा रेशो है 1/5, और तीसरा रेशो 1/7। तो मेरे भाई सीधी सी बात है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का लैसा जो होता है उनका गुणनफल ही इनका लैसा होता है। तो गुणा कर दो, 5 7 पंजे 35, 35 हो गया, और 35 को डबल 70, 70 का डबल 3 गुणा 210 हो गया, 210 को किससे गुणा करेंगे 4 से, तो भाई कितना आएगा 840 आएगा क्या, बहुत जल्द चले गए। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को तो 4 आ जाएगा, देखो 7 पंजे 35 हुआ, 35 किससे गुणा होगा 3 से, 105 हुआ, और 105 को 4 से गुणा कर दो बस, तो 420 इसका आंसर एलसीएम आ जाएगा 420। अब 420 ही आएगा ना भाई, 7 पंजे 35 हुआ, 35 दूनी 7 पंजे 35, और 35 थी 105, 105 को गुणा कर दो किससे 4 से, 420 ही आ जाएगा, 420 से कट जाना चाहिए। तो यहाँ 420 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर दिया। अब इसको सोल्व कर दिया भाई 420 से, तो अब काट के देखते हैं इसको, यहाँ काटेंगे तो 210 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 140 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 आ जाएगा, और यहाँ काटेंगे 5 8 40, 5 चौक 20 आ जाएगा, और 7 6 42 60 पर आ जाएगा।
इसने पूछा न्यूनतम मान पूछा है, तो भाई न्यूनतम तो एक ही दिख रहा है 60 वाला, तो यहाँ 60 लिख दिया। इनका टोटल जोड़ लेते हैं, टोटल कितना बनेगा 0 4 5 9 9 आ जाएगा। यहाँ देखो 6 8 6 14 14 और 4 18 18 1 19 हासिल 1 आ जाएगी भाई। तो 1 और 1 2 2 2 4 1 5 आ जाएगा, 599 आएगा। देख लेना भैया ने कहीं जोड़ने घटाने में गलती होगी। और कुल संख्या हमें क्या दे रखा है इसने, न्यूनतम भाग, तो ये क्या दे रखा है उसके पास, तो नितिन के उसके पास लड्डू की कुल संख्या बताओ। तो कुल संख्या तो यार इसकी लड्डू की कुल संख्या 599 है इसमें, तो बस इनको जोड़ने पर 599 आ रहा है, तो डी ऑप्शन आएगा बस, और कुछ दे ही नहीं रखा इसमें। करेक्ट आंसर 599 बस, कुछ करना ही नहीं है। देखो यार, एक परिवार में दादा दादी और माता पिता और 2 पोता पोती है। दादा दादी का औसत आयु, जो दादा दादी का औसत आयु 69 है, तो 69 मतलब दादा की भी 69 दादी की भी 69। औसत का मतलब प्रत्येक के पास होता है, तो 69 इसके पास भी और 69 इसके पास भी, जोड़ेंगे 70 दूनी 140 यानी 138 आ जाएगा। भाई दादा दादी का औसत 69 है, इसका मतलब है दादा के पास 69 और दादी के पास 69, औसत का मतलब प्रत्येक के पास है। तो 69 69 जोड़ेंगे तो 138 हो गया। माता पिता की औसत आयु 39 है, 39 39 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। ठीक है। पोता और पोती के पास 9 है, 9 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। टोटल हम देखते हैं इनका कितना है, 8 या 24 हासिल 2, 7 10 11 11 तो 13 हासिल 1 तो 234, यानी टोटल आयु बढ़ी 234। अब इसने पूछा पूरे परिवार की औसत आयु पूछे कितनी है, तो भाई देख बताओ 1 2 3 4 5 और 6, यानी परिवार में कितने कैंडिडेट है, 6 6 का भाग दे दो बस, 6 से 18 6 नाम चाहो 39 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। इतना क्वेश्चन करना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। A, B and C can do a piece of work in 10, 12 and 15 days respectively. In how many days can we do the work if he is assisted by A and C together on alternate days? देखो हिंदी में बता देता हूँ क्या है। A, B और C एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। हिंदी में सुन लेना, A, B और C एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, लेकिन इन हाउ मेनी डेज कैन बी डू द वर्क, यानी बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा यदि एक बी के साथ एक दिन काम करता है ए और एक दिन काम करता है सी, अल्टरनेट काम करते हैं। यानी क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन है कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन, 10 में 12 में और 15 दिन में कर सकते हैं। बी के साथ एक दिन काम करता है ए और एक दिन काम करता है सी, अल्टरनेट काम करते हैं। एक दिन करता है बी के साथ, जैसे सोमवार को काम करेगा बी के साथ कौन, ए, लेकिन मंगलवार को बी के साथ काम करेगा सी, फिर अगले दिन बी के साथ कौन काम करेगा, ए, फिर बी के साथ कौन काम करेगा सी, अल्टरनेट चलता है। तो कोई बात नहीं भाई, पहले तीनों काम निकालो, ए बी और सी। और मेरे भाई तीनों काम जब हमने निकाला तो ए का मान बोलो कितना है, ए का मान 10, बी का मान 12, सी का मान 15। तीनों का भाई क्या ले लेंगे मेरे भाई, एलसीएम। एलसीएम बोलो क्या आएगा, 60 आएगा। तो मेरे भाई 10 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 6 बार, 12 से कितने बार कटेगा, 5 बार, और यहाँ कितने बार, 4 बार। अब मुझे बताओ बी के साथ एक दिन काम करेगा कौन, बताओ ए, और बी के साथ अगले दिन काम कौन करेगा, सी। एक दिन काम करेगा ए, एक दिन काम करेगा सी, तो हमने देखा बी का मान कितना है बताओ सर, बी का मान है 5, ए का मान कितना है 6, बी का मान कितना है 5 और सी का मान कितना बताओ 4। तो टोटल काम देखा 5 और 6 11 और 5 16 20, यानी टोटल काम कितना हुआ 20। तो टोटल काम कितना था 60, 60 में हम किसका भाग देंगे 20 का, लेकिन मेरे भाई मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 2 से, क्यों सर, एक दिन ये एक दिन ये, 2 दिन में कार्य ये। तो 20 से काटेंगे 3 बार करेगा, 3 दूनी 6 आएगा भाई, कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन, खत्म बात। इतना सवाल है सीधा सा। चलिए क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। एक कार चालक ने निश्चित दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता तो उसे वह दूरी तय करने में 55 मिनट कम समय लगता। यदि वह सामान्य चाल से 8 किलोमीटर घंटे धीमी गति से चलता तो उसे दूरी तय करने में 55 मिनट अधिक लगते। तो उस द्वारा तय की जाने वाली दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई सीधा सा सवाल है, आपने समय दूरी चाल में पढ़ा होगा, डिस्टेंस बराबर होता है चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर और गुणा में समय। ये होता है डिस्टेंस, निश्चित दूरी निकालने का।
अब ये कह रहा है एक कार चालक ने एक निश्चित दूरी को किसी चाल से तय की, निश्चित दूरी को किसी चाल से तय की, तो चाल मुझे नहीं पता, तो मैंने मान ली चाल एस। यदि वह सामान्य चाल से 10 किलोमीटर तेज चलता यानी एस प्लस में कितना चलता 10 चलता, तो उसी दूरी को तय करने में 55 मिनट का समय लगता। भाई कितने मिनट का समय लगता? 55 का। तो गुणा कर देंगे 55 से, 55 मिनट में। अब मुझे बताओ भाई, चाल तो हमारे पास आ गई। देखो चाल, पहली चाल एस है, दूसरी चाल एस प्लस 10 है। तो पहली चाल S1 का मान एस है और S2 का मान है एस प्लस 10, और अंतर जो हमें दे रखा है भाई वो कितने का दे रखा है? 10 किलोमीटर का। तो यहाँ 10 किलोमीटर अंतर आ गया। दोबारा समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। पहली वाली चाल इसने नहीं दी तो मैंने क्या मान लिया मेरे भाई एस। दूसरी चाल इसने दी, बढ़ाकर चलिए, एस प्लस में कितना चला है? 10, एस प्लस 10 चल दिया भाई। और नीचे चालों का अंतर करेंगे, जब इनको घटा देंगे एस प्लस 10 में से एस घटा देंगे तो 10 ही आएगा, और समय हमको दे रखा है 55 मिनट का भाई। हाँ सर, ये बिल्कुल हमें समझ आ गई। अब अगर है उसे वही दूरी है, तो बराबर दूरी है, सेम का सेम है, कुछ नहीं करना। वही दूरी 55 मिनट कम समय लगता है यदि वह सामान्य चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब सामान्य चाल क्या थी? एस। और अब 8 किलोमीटर धीमी चाल से चलता है, यानी एस माइनस क्या चलता है? 8 चलता है। तो मुझे तो अंतर कितने का है? 8 का ही आएगा। और समय जो दे रखा है वो कितना मिनट दे रखा है? 55 मिनट दे रखा है। बस इतना सा सवाल करना था, कुछ नहीं। आप काट लो, 55 मिनट दिए ना, तो बिल्कुल सीधा सवाल हो गया। तो कुछ नहीं करना यार इसमें। तो 55 इसमें दे रखा, 55 इसमें दे रखा, ठीक है सर। तो 55 मिनट से 55 मिनट कट जाएगा यार ये, और ये एस भी कट जाएगा भाई। और भाई 2 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा भाई। 5 को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पाएगा 5 एस आ जाएगा, और माइनस 5 8 40 है। तो ये 5 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 एस। एस और 5 एक जैसे लगता है यार। माइनस 5 8 40 बराबर, यहाँ से गुणा करेंगे तो ये 4 एस आ जाएगा, और 4 10 का 40 आ जाएगा। अब ये प्लस का इधर आया, किसको हो जाएगा? केवल एस बच जाएगा, और माइनस कर जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो स्पीड आ गया हमारे पास कितनी? 80 आ गई। अब मेरे भाई दूरी चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर हमें पता है स्पीड आ गई हमारे पास। स्पीड कितनी है बताओ? 10, 80 है, और गुणा 80 प्लस 10 करेंगे तो 90 है, और बटा में कितना? 10। पर एक बात ध्यान रही है, 55, और यहाँ बटा में क्या लिखेंगे? 60। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60। अब आप कहो सर यहाँ 60 क्यों लिखा? अरे यहाँ 60 लिख लो भाई, और यहाँ भी 60 लिख लो भाई, तो कट तो गया 55 बटा 60, 55 60 से कट गया। लिख लो आप। अब मेरे भाई काट के देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले काट लो, 30 से 3 बार, 30 से 2 बार, 0 से 0 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 तिया 12, 12 गुणा 55, 12 पंजे 60, और 12 पंजे 60 और 6 66। तो 660 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन आएगा? टी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 42 क्या है भाई? ये क्या कर रखा है? फॉर ए रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस दैट मीट एट ए पॉइंट। ये क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? जैसे अपने कमरा होता है, क्या होता है? कमरा। जैसे मैं आपको समझाऊं, रेक्टेंगुलर आयत की बात कर रहे हैं, आयताकार बॉक्स, यानी कि घनाभ जो होता है, आपने देखा होगा मेरे भाई, ऐसे ही घनाभ बनता है। आप समझ जाओगे, टेंशन ना लो। ये घनाभ है मेरे भाई। अब घनाभ के क्या होते हैं? जैसे कमरा आपने देखो, जिस कमरे में आप रहते हो, तो उसके कमरे की 3 दीवार, जैसे एक दीवार वो है, एक दीवार ये, और एक दीवार नीचे है। 3 संलग्न तल होते हैं इसके। तो वो ये कहना चाह रहा है, इनका प्रोडक्ट पूछा है, यानी कि जैसे इस वाले का, जैसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है? ऊंचाई है भाई। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब बात करते हैं तो इसके 2 संलग्न तल ये लग रहे हैं, इसकी बात करते हैं ये लग रहे हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब, जब भी आपको A1 निकालना है तो L को किससे गुणा कर देंगे? 20 से, पहले वाले का एरिया। दूसरे वाले का चाहिए तो भाई B को किससे गुणा कर देंगे? S से। और A3 का मान चाहिए मेरे भाई, तो H को किससे गुणा कर देंगे? L से। क्लियर है सर? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब तीनों का ये पूछा है, इसका क्षेत्रफल क्या है, तो मुझे तो L को L से गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा? L स्क्वायर आ जाएगा। B को B से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? B स्क्वायर आ जाएगा। और S को S से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? H स्क्वायर। इनको ऐसे लिख सकते हैं, L गुणा B गुणा H का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। ये देख लो आप, लेंथ स्क्वायर किस में हो रहा है? देखो इसी में हो रहा है, लेंथ गुणा ब्रेड्थ गुणा हाइट, और आगा होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा।
इतना समझ आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, ये तो कुछ नहीं है। और भी देखो यहाँ, एक आयताकार चादर को दो बराबर भागों में मोड़ने पर उसकी भुजाओं में से एक समूह के प्रत्येक मोड़े पर गए उस एक आयताकार चादर को दो बराबर भागों में मोड़ने पर उसकी भुजाओं में से एक समूह के प्रत्येक मोड़े गए भाग के लिए उसका परिमाप 36 है और उसकी भुजाओं के दूसरे समूह में मोड़े जाता है उसका परिमाप 45 है। तो उस चादर का, अब देखो इस सवाल में कुछ भी नहीं करना, लॉजिकल और लॉजिक लगाना इसमें मात्र इस सवाल में केवल लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। और ये मात्र सवाल 30 से 5 सेकंड का सवाल है। अब इसको कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताना इसका आंसर कैसे निकाला 30 से 5 सेकंड में। 3 से 5 सेकंड का सवाल का आंसर है, कैसे निकाला 3 से 5 सेकंड में सवाल का आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ये मुझे कमेंट्स में करके बताओगे 3 से 5 सेकंड में कैसे आएगा। देखो अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, उसमें से 3/4 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, बहुत बढ़िया, और शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है। तो मेरे भाई 3/4 साफ साफ कहा, 3/4 को बेच दिया उसने अंकित मूल्य पर, यानी 3/4 मतलब 3/4 को बेच दिया, अंकित मूल्य को मतलब 0 पे बेच दिया, जितना था छपा हो उतने में बेच दिया, कुछ नहीं कमाया। अब शेष बचा 1/4, उसको बेचा किससे, 30% की डिस्काउंट से, 30% डिस्काउंट से बेच दिया। तो यहाँ तो हो गया मेरे भाई 0, और यहाँ भाई भाग देंगे 7.5 आ गया, तो टोटल डिस्काउंट आ गया 7.5%। तो हमें पता लग गया टोटल डिस्काउंट आ गया 7.5% आ गया। तो भाई यहाँ लिख दिया टोटल डिस्काउंट 7.5% का है। ठीक है सर, ये बात हमें समझ आ गई। और इसने कहा 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो मेरे भाई अंकित का मतलब कभी सीपी और किसकी बात कर रहा है, एमपी की। अगर सीपी 100 है तो अंकित मूल्य 120 होगा, क्योंकि 20% बढ़ाकर अंकित किया है। लेकिन इस पर डिस्काउंट इसने दिया कितना, 7.5% का, इसका मतलब 92.5% में इसने बेचा, बटा में कितना 100, 120 रुपए की चीज पर 7.5% पैसा इसने छोड़ दिया, इसका मतलब 92.5% में बेचा, नहीं बेचा सर, बिल्कुल बेचा। तो इसको निकाल लीजिए, सोल्व कर लीजिए, इसके पॉइंट हटाओ 0, काटो 25 से फटाफट, 25 चौके 100, 25 या 75, बच गया कितने भाई, तो 75, 85, 95, 17 बच गया, 25 7 175 होता है। तो ये 40 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा भाई, 37 थी 111 होता है। इसका मतलब 120 रुपए की चीज वो कितने बेच रहा है, 111 बेच रहा है। तो बता, खरीदा 100 में, 111 में बेचा, तो लाभ होगा हानि होगी, लाभ होगा सर, 11% का गेन होगा, 11% गेन, यानी 11% लाभ हो जाएगा, खत्म बात। इतना सवाल बताओ लॉजिकल। 45 क्वेश्चन, एक इसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है, देखो अकेला क्लास बढ़ाया जा रहा हूं इसको, एक इसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। अच्छा सर, बिल्कुल, एक इसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। यदि बी शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, एक किसी काम को, देखो सीधे, ये तो दोबारा क्वेश्चन आ गया, वो वाला मैंने करा तो दिए पीछे, 15 दिन आंसर आएगा इसका, 1/3 भाग कराया तो सही मैंने आपको। टोटल 30 में किसका भाग देंगे, 45 का, तो यहाँ पे 2/3 काम आएगा। ये तो ए का काम हो गया, तो हमारा बी का काम कितना बचेगा, 1/3, 1/3 काम कितने दिन, 5 दिन, 5 या 15 दिन आंसर आएगा इसका, करा दिया, तो दोबारा रिपीट हो गया। ये देखो अगला प्रैक्टिस सेट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चौथा प्रैक्टिस सेट है, 4th नंबर का। 0.529 और 2.01 का गुणनफल 1 में से कितना अधिक होगा। तो कहने का मतलब मेरे भाई कभी भी ध्यान रखना, ऐसा सवाल कभी भी आए तो 529 को गुणा करना है 2.01 से, और जो भी गुणा आएगा उसको उसमें से कितना घटाना है, जो भी गुणा आएगा उसमें से 1 घटाना है। तो आपसे आंसर पूछा क्या है, तो मेरे भाई आपको पता है कभी भी आप चाहे कुछ भी घटा लो, जैसे मान लो 7.6205 में से 1 घटाओगे, तो मेरे भाई कभी भी ध्यान रखना 1 घटाओगे तो यहाँ 7 में से 1 घटेगा, ये तो सेम रहेगा ना, ये तो क्या रहेगा, सेम। इस क्वेश्चन को समझिए एक बार लॉजिकल, फिर आएगा एग्जाम में क्वेश्चन ये, जैसे मान लीजिए 8.65432 में से 1 घटाओगे, तो एक जो घटेगा केवल किस में से घटेगा, 8 में से घटेगा, ये डिजिट तो सेम रहेगी ना, बिल्कुल। हाँ सर बिल्कुल सही है, ये बात समझ आ गई। तो इसमें गुणा नहीं करना था, आपको बेवकूफ बना रहा है एग्जामिनर, आपको एग्जामिनर गुणा करवा के बेवकूफ बना रही है, ये केवल ये कहना चाह रहा है कि आपकी लास्ट की 2 डिजिट हमेशा सेम रहेगी, लास्ट यानी इनको गुणा करूंगा, इनको गुणा करने पर जो मुझे पता है
शुरू की संख्या से मतलब नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट सेम रहेगी। अब देखो लास्ट के 2 डिजिट निकालने का तरीका, इसके 29 है तो इसका देखो पूरा गुणा, अब एक तो आप ऐसे गुणा करो 529 को आप 2 से 1 से गुणा करो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया तो मेरे भाई ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना तो लास्ट की 2 डिजिट निकालो बस, इकाई और दहाई वाली। तो इसको तो लास्ट के 2 ले, इसकी 2 ले ली, तो यार 29 हुआ और इसको यार 01 हुआ। तो देखो इकाई अंक तो कैसे निकालते हैं, इसको इकाई इसको इससे गुणा करते हैं, 9 एकम कितना है 9। ठीक है, और दहाई का अंक कैसे निकालते हैं, बाहर को बाहर वाले से गुणा और अंदर को अंदर वाले से गुणा करते हैं बस। तो बोलो 2 एकम 2 और 9 को 0 से करेंगे तो 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, तो 29 आएगा। देखो इसमें 29 है क्या, नहीं है, इसमें 29 नहीं है, इसमें 29 नहीं है, इसमें ये बस कौन सा ऑप्शन है, बी, खत्म बात। मात्र 3 सेकंड का सवाल थे, लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है आपसे बेवकूफ बनाने के लिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10, 5, 4, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना, कभी भी एक बात ध्यान रखना, ये तो बहुत क्वेश्चन है। ये कह रहा है 3432 आपके पास। अब 3432 में मैं क्या जोड़ू, यहाँ पे क्या जोड़ू, यहाँ पे क्या जोड़ना है कि ये संख्या 10 से डिवाइड हो जाए। 10 दे तो रखा है इसने, आप सब जानते हो 10 से डिवाइड करने के लिए आपको पता है अंतिम अंक 0 होना चाहिए। 10 से कोई भी संख्या डिवाइड होगी, मैं आपसे पूछूं बताओ 166 10 से डिवाइड होता है क्या, सर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अब मैं पूछूं 1660 है, पूरा 10 से डिवाइड होगा, सर बिल्कुल 10 से डिवाइड तभी होगा जब अंतिम अंक क्या आएगा, 0 आएगा, ध्यान रखना। तो 10 से डिवाइड तभी होगा जब अंतिम अंक 0 होगा। तो 2 में कितना जोड़ू कि 0 बन जाए, तो सर आपको सर 8 जोड़ दो, 8 रह दो कितना होगा 10, बस ऑप्शन ए यही आंसर है इसका। लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं यार। दो संख्या गुणनफल 9292 है, 9216 है, जबकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या में विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो जब उस संख्या के बीच का अंतर पूछा है तो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो संख्या है, तो दो संख्या मैंने पहले तो ले ली x और एक ले ली y। इन दोनों का गुणनफल हमको दे रखा है, x y का मान दे रखा है 9216। बिल्कुल सर, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, नहीं x को किससे भाग दिया जाता है, y से, तो बोलो कितना आता है 16। तो मेरे भाई यहाँ से मान निकाल सकता हूँ, x का मान आ जाएगा 16y। तो x का मान 16y आ गया मेरे भाई, तो 16y यहाँ रख दो, तो यहाँ पे x का मान क्या लिख दो 16y और गुणा y बराबर 9216 अब 16 से पहले काट के देख लो, 16 पंजे 80 होता है, बचे 12, 121 हो गया, 16 सत्ते 112 होता है। ठीक है भाई, बचा और ये 6 576 वर्ग कट जाएगा, तो y गुणा y, वाई स्क्वायर बराबर 576, तो y का मान भाई कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 24। और अभी आपको पता है y का मान 24 आ जाता है, x बटा y बराबर कितना था 16, y का मान कितना आया था 24, तो 24 को किससे गुणा कर देंगे 16 से, तो ये हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो गुणा कर लो, 16 चौका 64, 16 दूनी 32, 32 और 38 384 आ गया। यानी हमारे पास पहली संख्या 384 आ गई, x का मान तो आ गया 384 और y का मान आ गया भाई 24। इनका अंतर पूछा है तो या 0 या 6 या 3, तो 360 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। ऐसे इस तरह से सवाल कर सकते थे। 49 पानी पिलाना भाई गला सूख गया। इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करिए। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर, 40% घरेलू खर्चों पर और राशन पर और अन्य शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा शेष का, देखो ये शेष लिख दिया। इसने क्या किया, सबसे पहले 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्च में, तो देखो इसमें शेष नहीं लिखा, तो 22 और 40 जुड़ जाएगा, टोटल 100% होता है। तो मुझे बताओ 100% में से 100% में से 22 और 40 कितना 62, फिर 62 घटा दिया तो 62% तो इसका कम हो गया, तो बचा कितना बताओ 38% आएगा। सही है भाई, बस 22 और 40 कितना होता है 62, यानी 100 में से 62 तो इसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 38% बचा। अब ये कह रहा शेष आय का 50%, 50% का मतलब आधा आधा, तो शेष आय का 50% का मतलब 19% इसका और 19% इसका। तो अब ये कह रहा है शेष, अब मुझे तो शेष बचा कितना 38
और शेष का 50%, 50% मतलब आधा आधा, 38 का आधा 19, 38 का आधा 19, 19%। तो शेष आएगा 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर। यानी ये जो खर्च किया ना, ये शिक्षा प्लस अन्य मद पर खर्च किया है। और फिर भी इसके पास जो बचत है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, इसकी बचत बोलो कितनी है, 3800 है। ठीक है, तो इसने पूछा क्या, शिक्षा और अन्य पर किया जाने वाला खर्च। अब मुझे 19% वाला 3800 है, तो इस पे इसका वैल्यू पूछा है, तो बोलो इस 19% वैल्यू 3800, तो 19% वैल्यू 3800 तो आएगा। बस कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन। इतना सा क्वेश्चन नॉर्मल बेवकूफ बना रहे थे। 50, दो छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपए का भुगतान किया गया। ठीक है, ए को बी को, यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया। ये कहना चाह रहा है ए है और ये बी है। अब बी को 100% भुगतान किया है, तो इसको 120% भुगतान किया, ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना भाई, ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% प्राप्त हुआ। बी को भुगतान किया 100%, तो इसको 120% कर दिया। इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये 5 आ जाएगा। ठीक है सर, तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया, बी का पूछा है, तो 5 बटा में क्या लिखा हूं 11, और गुणा में कितना है 440 को बांटना है भाई। ये कट जाएगा 444, तो 4 बने 20, 2000 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी। मौज मारो, कुछ नहीं करना। 51, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। ओ अच्छा, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। ठीक है, यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है, यानी सीपी और प्रॉफिट के दे रखा है। सीपी हमारा 100% है, तो लाभ हमारा 120% है। तो जो एसपी आएगा, सीपी में एसपी जोड़ देंगे तो 220 आएगा। नहीं आया सर, बिल्कुल आएगा। ये बात समझ आएगी। तो किसी वस्तु का प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है, तो सीपी 100 माना, तो लागत जो लाभ है वो 120% हो गया। सीपी में जब प्रॉफिट जोड़ते हैं तो एसपी बढ़ जाता है। अब क्या कहा, उसकी लागत 25% बढ़ा दो। लागत जो है 25% बढ़ा दो, यानी 100 से 25% बढ़ा दो, 125% बढ़ा दिया। विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, विक्रय मूल्य सेम सेम करा जाए 220। तो इसने पूछा है प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है। विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, तो मुझे तो लाभ निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। अंतर कितने का है सर, अंतर देखो यहाँ पे कितने का है, 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, और यहाँ 11 में से 2 गए तो 9 बचेगा। 95 का आएगा। ठीक है, 95 का, और बटा में कितना आएगा 220। विक्रय मूल्य पूछा है गुणा 100, विक्रय मूल्य से पूछा है 100 कर दिया। तो भाई सबसे पहले काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 11 बार। सही तो है ना भाई, गुणा तो 5 5 25, 5 9 45 और 2 47 बटा 11। काट लीजिए भाई, 11 चौक 44 होता है, बचे कितने 3 35, 11 33, 43 कुछ आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। निकटतम पूर्णांक पूछा ना भाई, कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूट देने पर उसे 2230.40 रुपए में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। बताया था ना मैं आपको भी सर, मैंने कहा था देखो एमपी बराबर, आपको ऐसे लिखने की आदत पड़ रही है इसलिए बता रहा हूं मैं। एमपी बराबर जो है 15% डिस्काउंट, 100 में से 15 गए तो कितना बचेगा 85 बटा 100। 100 में से 20 गए तो क्या बचेगा 80 बटा में 100, और 100 में से 18 गए तो कितना बचेगा भाई 85 बटा में कितना है 100, और बराबर है आपके पास 2230.40। ठीक है भाई, अब मेरे भाई ध्यान से समझो, इसको काटेंगे 5 से 17 और इसको काटेंगे 20, ये कटेगा 4 और ये कटेगा 5, और ये 2 से कटेगा 41 और 2 से कटेगा 50। तो मैंने कहा था जब भी आपको ऐसे सवालों में एम पे निकालना मेरे भाई, पलट कर लिखो बस आप। तो मुझे बताओ पलट कर लिखेंगे तो ये 20 बटा में क्या आएगा 17, या 5 बटा में क्या आएगा 4, और ये 50 बटा में क्या आएगा 41, और यहाँ आएगा 2230.40 बटा में 100। पॉइंट हटा दी मैंने भाई, है ना। अब जो काटना है कुछ नहीं है, लॉजिकल सवाल है मेरे भाई, 50 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है मेरे भाई, 5 और किससे कटेगा भी है, तो सबसे पहले इसको काट लेते हैं, 2 से और काट लेते हैं।
अब ये तो ज़्यादा बड़ा संख्या हो गया, आप काटो आराम से। पहले 4 से काट लेते, 4 दूनी कितना होता है 8, 8 से काट देता हूँ। तो भाई 8 दूनी 16, बचे कितने 6, 63 हो गया। और 8 7 56, बचे कितने 7, 70 हो गया। और 8 8 64, बचे 6, और 8 8 64। देख लेना भाई गलत हो जाता भैया ना काट के। फिर 17 से काट लेता मेरे भाई, 17 एकम 17, बचे कितने 10, 108 हो गया। 17 5 बचे 17 6 के 102, तो बचे 6, और 17 चौका 68 मेरे भाई, बिल्कुल। और मेरे भाई 41 का ये 4 गुना होता है, कट गया भाई 40 बार। तो भाई कुछ भी नहीं बचा, देखो 4 पंजे 20, देखो 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, 40 तो ये हो गया। और 2 जीरो और लगा दो, इसका मतलब 4000 आया। कौन सा ऑप्शन आएगा? पी ऑप्शन। तो लगता है ऐसे कटेगा नहीं, पर कट जाता है आराम से, बड़ी आसान तरीके से। देखो यहाँ ये कहना चाह रहा है, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए। तो मेरे भाई ध्यान रखना, अर्धवार्षिक जब लिख दिया तो दर 5%, और समय 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष हो गया। तो मुझे बताओ, डायरेक्ट हम बता सकते हैं दो, जब दर 5% है, समय 2 वर्ष है, तो CI मेरे भाई मैंने आपको बताया था, डबल कर देंगे 10 और वर्क कर देंगे 5 का, और 25, 10.25 आ जाएगा CI, आपको पता है। और आपको पता है अमाउंट जो है 100 में जुड़ जाएगा, तो 110.25 आ जाएगा। ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए भाई। अब क्या कहा आपने, उसी धनराशि, तो हमें पता है, ये कह रहा है ब्याज दर पर 1 वर्ष के अंत में इतना रुपये हो जाती है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है हमको। किसकी वैल्यू दे रखी है? 110.25% का मान जो दे रखा है, वो दे रखा है 20,947.50। ठीक है भाई। और इसने पूछा उसी धनराशि पर पहले की 3 गुना ब्याज दर, तो पहले की दर कितनी थी बताओ 10, उसका 3 गुना कितना हो जाएगा 30। और ये मेरे भाई ये है 4 से 2/5, टाइप में थोड़ी दिक्कत होगी, इसको सही कर लेना। तो पहले की दर कितनी थी बताओ 10, 10 का 3 गुना 30 हो गया। और 30 का जो समय है वो है 4 से 2/5, यानी 5 चौक 20 और 2 22, 22 बटा में 5, 5 से काटेंगे 6 बार, और 22 का 132 होता है मेरे भाई। तो इसका मतलब 132% की वैल्यू हमसे चाहिए ब्याज। तो मेरे भाई 132% का वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो एक्स बराबर क्या, बराबर भाई एक्स बराबर 132 गुणा 20,947.50, और बटा में मेरे भाई आएगा 110.25। अब मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, संख्या आराम से कट जाती है, आराम से काटा करो, कोई दिक्कत नहीं है, झंझट नहीं है। तो पॉइंट से पॉइंट कट गई है तो बात समझ आ गई। 25 से काट लेंगे, 25 चौके 100 होता है, और फिर 10 बच गया, 25 चौके 100 होता है, और 25 से कम 25 होता है। तो ये हमारा कट गया 441 बार। जो 25 अट्ठे 200 होता है, बचा 9, 25 या 75 होता है, और बचा कितना भाई 75। तो यहाँ कितना बच गए 85 95, यानी 19 बच गए, 197 हो गया। 25 7 175 होता है, देख लेना भाई क्या गलती हो जाती। तो 25 अट्ठे 200 होता है, बचा 9, 25 या 75 होता है, और बचे कितने 75 85 95, 19 बच गया, 197 हो गया। 25 7 175 हो गया, 197 में तो 75 85 95, यानी कि 22 बच गया, और 25 9 225 होता है। ठीक है भाई। अब मेरे को लग रहा है ये 21 का वर्ग है, तो 21 से कट जाना चाहिए। 21 गुणा 21 कितना होता है 441, 21 या 63 होता है मेरे भाई। तो बचा कितने 63, 20 बच गए, और 2 7 21, 21 से नहीं कटा यार, ये क्या हुआ, 21 या 63 होता है, बचा कितना 20, 21 21, हाँ बिल्कुल कटेगा। तो देखो 21 से काटेंगे, 21 पर कट गया, ज़्यादा बड़ी सवाल हो गया, देखो और नहीं कट रहा क्या। तो यहाँ से काट लो, 21 या 63 होता है। अब काट के तो बता आना ही चाहिए भैया, इनमें क्या है। 21 या 63, बचे कितने 20, 207 हो गया। अब 21 का बड़ा बोलो, 21 90 कितना होता है भाई, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 168, 21 नंबर 189 होता है, 189। तो ये 9 बार कट जाएगा, तो बचा कितना भाई 17, यहाँ 8 बच गया, और ये एक 18 बच गया। तो अब क्या उतार लिया भाई, 9 उतार लेंगे, और 1 के 9 में 189, बिल्कुल सर कट गया सर। फिर ये काट लो 21 से, लंबा पड़ रहा है, 7 से काट लीजिए, 7 से 21, 7 पंजे 35, 7 7 49 हुआ, और फिर 3 से काट लो,
19 190 पर कट गया। अब मेरे भाई 190 गुणा 132 बच गया, 132 गुणा 190, तो ये आपको आना चाहिए मेरे भाई। तो ये 0 हो गया, 19 दूनी 38 हो गया, 3 बच गया, 19 57, 57 और 3 61, हासिल 6, 19 से कम 19 और 6 25 आया, 25 से 180 देख लो, ये गलत हो गया, 25 0 180 आएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन आया, सही है ना, गुणा गलत हो गया क्या, 0 आ गया, 19 दूनी 38 हो गया, है ना, हासिल 3 और 19 ये 57 और 3 60 होगा भाई, हासिल 6, 19 से 6 25 होगा, 25 80 आया, देखो कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन कट गया ना। तो ऐसे आपको कुछ सवाल ऐसे मिलते हैं यार एग्जाम में कि जिसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़े, ये हर एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल, है ना भाई। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपए बढ़ जाता है, तो मूल राशि क्या है, तो सीधा सवाल है, 9% था ब्याज, अब 13.5% हो गया, तो कितना बढ़ गया, 4.5%, और 4.5% की वैल्यू 3690 है, जो 3690 है मेरे भाई, वो किसकी वैल्यू है सर, 4.5% की। धनराशि पूछिए, गुणा किससे कर देंगे, 100 से, इसकी 10 हटा देंगे तो 0 1 और आ जाएगी। अब देखो 9 से काटेंगे 5 बार, 9 चौके 36 होता है, 9 एकम 9, 9 10 हो गया, और 5 से काट देंगे, 5 8 40 होता है, और 5 दूनी 10, इसको गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 82,000, ऑप्शन ए। नॉर्मल क्वेश्चन है, तो कुछ कैलकुलेटिव भी आते हैं आराम से। तो ये क्या है, 5 मित्रों को औसत मासिक वेतन है 62,000, 5 मित्र 1 2 3 4 5, इन 5 मित्रों का औसत वेतन है कितना, 62,000। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र को पदोन्नति हो गई, उसके वेतन में वृद्धि हो गई, या दोनों के वेतन का नया औसत आ गया। अब मित्र तो वही है, पर एक की इनकम बढ़ गई, इसलिए औसत बढ़ गया, कितना हो गया, 64,250 हो गया। इसका मतलब इनका 5 पहले थे, अब एक 5 है, लेकिन एक की वृद्धि हुई तो वेतन अब इतना हो गया, सब में बांट दिया पैसा। किसी की तनख्वाह मान लो 50,000 तनख्वाह थी, अब एक की वेतन मान लीजिए, एक मान लो एक का वेतन 70,000 हो गया, 20,000 बढ़ गया, तो 20,000 को 5 में बांट देंगे, 4,000 में, वो सिस्टम किया है। तो इनमें डिफरेंस कितने का है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 4 में 2 का 2 बचेगा, 2250 बेटा। रुपए पूछा मासिक वेतन कितने रुपए, तो ये एक के हिस्से में 2250 बेटा, तो 5 के हिस्से में गुणा कर दो, 0 5 में 25, 5 2 10 और 2 12, 5 2 10 11, 11,250 रुपए हद हो गई बस उसके वेतन में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी को वापस आने में 3 घंटे लगते हैं। यानी मैं कहता हूँ पैदल ऐसे पी से लिख दिया, सवारी को मैंने ऐसे लिख दिया, तो उसको समय लग रहा है 3 घंटे 20 मिनट। भाई कोई बात नहीं, लगवाने दे, क्या फर्क पड़ रहा है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती है, दोनों ओर किसका प्रयोग करती है, सवारी का, यानी सवारी प्लस सवारी करती है, तो 2 घंटे कम लेती है, 2 घंटे के लेती है, कम लेती है, तो पहले 3 घंटे 20 मिनट है, तो 2 घंटे कटा देंगे, तो 1 घंटा 20 मिनट लेगी। दोनों ओर सवारी से जाए, पहले तो देखो पैदल गई, सवारी से आई, तो 3 घंटे 20 मिनट में, दोनों ओर सवारी से जाती है, जाती भी सवारी से और आती भी सवारी से, तो उसको कितने समय, 2 घंटे कम लगते हैं, 2 घंटे इसमें से घटा दूं, 3 घंटे 20 मिनट में से 2 घंटे घटा दूं, तो 1 घंटा 20 मिनट आ गया। जो 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है, हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट 20 मिनट, तो इसका मतलब टोटल, इसका मतलब 1 घंटे 20 मिनट का मतलब 80 मिनट हो गया। 80 मिनट में दोनों और यात्रा कर लेते हैं, 80 मिनट जाने की और आने की। तो मुझे बताओ सवारी की जो है वो 40 मिनट है कि नहीं सर, आप बिल्कुल सर सही कह रहे हो, 40 मिनट है। अगर इसमें से 40 मिनट हटाओ 3 घंटे 20 मिनट में से, तो 3 घंटे 20 मिनट को मैंने लिख दिया 2 घंटे 80 मिनट लिख सकता हूँ मैं इसको, सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, 3 घंटे 20 मिनट को 2 घंटे 80 मिनट, 1 घंटा इसको उधार दे दिया थोड़ी देर के लिए, तो 1 घंटे 60 मिनट, 60 और 20 कितने होते हैं, 80 मिनट होती है। तो मैंने इसमें से 40 मुझे घटाना, 40 मिनट घटानी है। अब जैसे मैं इसमें से एस हटा दूंगा तो पी का मान आएगा, नहीं सर बिल्कुल आएगा, पी का मान आ जाएगा 40, 80 में से 40 का तो कितना है, 40 मिनट, और ये 2 घंटे है, यानी पैदल जाने का समय जो है वो 2 घंटे 40 मिनट का है। 2 घंटे 40 मिनट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में, तो नॉर्मल से क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो मेरे भाई बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन, पहले काम निकालो आप ए और बी। ए का मान 40 है मेरे भाई और बी का मान 50 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 200 आ जाएगा मेरे भाई, 40 से काटेंगे 5 बार, 50 से काटेंगे 4 बार। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया 5 दिनों तक,
तो मुझे बताओ ए ने 5 दिन तक, 5 इसका 4 इसका, 5 दिन इसने काम किया, 5 दिन इसने काम किया, तो यानी कि 25 काम तो ये कर लेगा और 20 काम ये कर लेगा, टोटल 45 काम कर लेगा। और टोटल रसगुल्ले कितने, 200, 200 में से खाली कितने, 45, तो बचे कितने, 155। क्लियर है। और बी भाग गया। अब बचा गुणिया ए करेगा 5, तो ये 5 से काट ले, 5 के 15, 5 के 5, 31। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा। नॉर्मल से सवाल है ये, सरलीकरण क्वेश्चन है, जब उससे टाइप नहीं होते तो ये टाइप करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आपको मैंने ऐसे लिख दिया है, तो आप इस सवालों को ऐसे कर सकते हैं। जब भी सरलीकरण का क्वेश्चन आता है तो वी बोर्ड मास का नियम लगाना ना भूलें और जिंदगी का मौज लीजिए। वी बोर्ड मास के नियम, री का मतलब रेखा बंधन है, रेखा बंधन है नहीं। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में नहीं है। ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है का। तो का वाले को सोल्व कर लो, देखो यहाँ भी का है और का नहीं है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन होगा 3 चौक 12, यहाँ पे 3 चौक 12 और ये 90, यानी 12 बटा में क्या आ जाएगा, देखो काट लो इसको, 2 से कट गया, ये 5 कट गया, तो 3 दूनी 6 और 45, यानी 6 बटा क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। सर हमें ये बात समझ आ गई, 6 बटा में क्या आ जाएगा, 45 मेरे भाई। और जैसे ये भिन्न होती है इनको सोल्यूशन करके लिख लो, 9 एकम 9, 10 बटा 9 आ जाएगा इसका सोल्यूशन, तो सोल्यूशन करेंगे तो ठीक है मेरे भाई। अब देखो सबसे पहले मैंने का सोल्व कर लिया, का के बाद मैं करूंगा भाग को सोल्व। अब मैंने देखा भाग, भाग का है, एक तो भाग यहाँ पे है, तो मैंने एक भाग यहाँ दिख गया मुझे, एक भाग इनके बीच में दिख गया और एक भाग इनके बीच में दिख गया, ठीक है भाई। तो देखो 4/5 लिखा, भाग का सोल्यूशन क्या, पलट दो, पलट कर गुणा कर दो बस। 45 बटा में कितना आया, 6। पहले इसको काटा पीटी करो मजे से, तो 5 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, सही है, और 3 से काटेंगे 3 बार, तो 3 दूनी कितना आएगा, 6 आएगा। बस भाई साहब यहाँ 6 आ गया, माइनस या 4/5 आ गया, या गुणा आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे मजे से, देखो 10/9, भाग को गुणा बना दिया, पलट दो, 15/8। तो देखो 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। अब नहीं कट रहा, क्या नहीं कट रहा, 25/12 आ जाएगा। तो मुझे पता लगे इसका माना है 25 बटा में क्या आ गया, 12, माइनस लिख दिया, 3/4 प्लस। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 3/4 गुणा 2/1, तो 2 से काटेंगे 2 बार कट गया, 3/2 आ जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल 3/2 आ गया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने ओ को सोल्व, का को सोल्व किया, फिर भाग को, अब गुणा को सोल्व करना है। तो देखो मेरे भाई गुणा तो यही वाला है बस यहाँ पे, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 5 से काटेगा 5 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, तो इसका मतलब 5/3 आ जाएगा मेरे भाई, 5 बटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा सर, 5/3 आ गया बिल्कुल। अब कुछ नहीं करना भाई साहब, कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लो। अब इसको कुछ नहीं है, प्लस प्लस सोल्व करना, इसको फायदे में प्लस माइनस में कोई सा भी सोल्व करो, कोई दिक्कत है नहीं है। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम आ गया 12, 12 चौकी 72 होता है, बिल्कुल सर। 3 से काटेंगे 4 बार, 4 पंजे 20 होता है सर, बिल्कुल। 4 से काटेंगे 3 बार, 3 तिया 9 होता है मेरे भाई, और 2 से काटेंगे 6 बार, 6 तिया 18 होता है मेरे भाई, और इसका कोई मतलब है नहीं है मेरे भाई। अब क्या करना है भाई साहब, पहले प्लस को जोड़ लो, 72 और 18, यहाँ पे कितना एलसीएम आया था, 12, ध्यान रखना एलसीएम कितना आया था, 12। 12 में संख्या होती है तो इसको मैंने 12 तो आएगा क्या। अब इसको जोड़ लो, 72 और 18 कितने होते हैं मेरे को बताओ, 90। अब 90 में से 20 घटाओ तो कितना बचा, 70, और 70 में से 9 घटाए तो 61, 61 ऊपर आएगा और 12 नीचे आएगा मेरे भाई, 61 12 12, तो ऑप्शन डी आ जाएगा बस। इतना सवाल करना है, खत्म बात। चलिए एक क्वेश्चन और कर देता हूं आपको, इस तरह का टेंशन ना लीजिए, ये ना सोचना कि सरल सरल क्वेश्चन होते हैं, नहीं है, एग्जाम में सब तरह के होते हैं ना। तो सबसे पहले का सोल्व होगा मेरे भाई, सबसे पहले ये सोल्व होगा मेरे भाई का। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वी बोर्ड मास में ब्रैकेट सोल्व होता है, क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले अपन गलत बोल रहे हैं इस चीज को, पहले का सोल्व नहीं होगा, पहले होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट तो ये वाला है मेरे भाई, तो 15.8 में से मेरे भाई घटा देंगे 3.4, तो यहाँ मेरा बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 12, यानी 12.4 आएगा मेरे भाई, बिल्कुल। तो इसकी जगह मैं आपको लिखूंगा 12.4, तो देख लेना 12.4 लिख दिया। अब मेरे भाई गुणा सोल्व करना होता है, क्या का सोल्व करना होता है मेरे भाई, क्या सोल्व करना होता है, का। तो देखो का इनके बीच में, तो 5/7 गुणा 28, इसको सोल्व करेंगे तो 4 में कट जाएगा, तो ये ऊपर तो आएगा 20 मेरे भाई, तो इसको काटने पर आ गया मेरे भाई क्या, 20। तो इसको काटने पर आ जाएगा मेरे भाई 20 आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, 20। तो लो साहब यहाँ 20 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 20, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 4 से काट दिए, गुणा का चिन्ह हो जाएगा, 3/4 गुणा 12.4 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो 9.3 आ जाएगा भाई, बिल्कुल सर। इसका सोल्यूशन हमारे पास आ गया 9.3, तो लो साहब 9.3 ले लेते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ 9.3 आ गया, ये कुछ नहीं है।
अब हमारे पास देखो सबसे पहले अब इसको सोल्व करेंगे गुणा को, किसको सोल्व करेंगे, गुणा को। तो गुणा सोल्व कर लेते हैं। या गुणा सोल्व करेंगे तो 45 हुआ, 5 15 4 19 हुआ, 5 10 11, 11.95 आ गया। बिल्कुल सारा हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया 11.95। अब मेरे भाई करना क्या है, कुछ नहीं करना, इनको जोड़ लो, इसको घटा दो। तो मेरे भाई इसको जोड़ेंगे तो ये तो आएगा 20.75 माइनस 4.50, और नीचे इनको जोड़ेंगे तो यह आएगा 11 नो कितना है 20, 20 पॉइंट, देख लेना कहीं गड़बड़ नहीं होगी, 20 पॉइंट कितना है 3, सॉरी यहाँ पे जोड़ लो, यहाँ पे एक बार इनको जोड़ना कितना है घटाने पर, 20.75 में से 4.50 घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ 5 और यहाँ 2 और यहाँ कितना बचेगा 16.25 बचेगा क्या, बिल्कुल सर सही 16.25 ही है क्या। हाँ ये तो जोड़ा 25 आएगा ना यार, ये गलत जोड़ दिया। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 20 में जोड़ेंगे तो 25.75 आएगा, 25.75 में से 4 पॉइंट कितना घटा देंगे 50, तो यहाँ 5 और यहाँ 2 और यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 21 पॉइंट कितना आएगा भाई मेरे 25 आएगा। अब नीचे क्या बवाल है, नीचे भी देख लो, नीचे थोड़ा अपन ने यहाँ मिस्टेक कर दी शायद यहाँ पे, तो मेरे भाई अब तो सवाल भी गया होगा और अपन ने मिटा और दिया सवाल को, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी, 21.25 आ गया। और यहाँ पे मेरे हिसाब से आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मेरे भाई, यहाँ पे है ना कुछ अपन ने मिटा दिया, थोड़ा सवाल गायब हो गया। तो इस सवाल को आप करके देखना, इसमें थोड़ी सी अपन ने कहीं कैलकुलेशन या गलती कर दी, ठीक है। 21.25 ऊपर तो सही है, नीचे देखना आप थोड़ा सा क्या मिस्टेक हुई, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। अब क्या सवाल नहीं आएगा, इसे रिवर्स करने से नहीं आएगा, नहीं तो मैं करा भी देता इस सवाल को, ठीक है। अभी आएगा नहीं भैया ना, और आता तो मैं जरूर करा देता इसको, पर वो नहीं आ पाएगा, सवाल अपन ने मिटा दिया। तो मेरे भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई इसको कमेंट्स में बताना कि क्या मिस्टेक हो गई इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम। ये वीडियो आपके लिए बनाई है, बहुत ही इमरजेंसी बनाई है, लगातार क्लास देख लो, अब लगातार पढ़ा रहा हूँ, बस पाने आने पे है, तो भाई सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, धन्यवाद दोस्तों।